हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कशन करेंगे उन स्टॉक्स के ऊपर मेरे वॉच लिस्ट में से जिनमें काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हुआ है इस मार्केट फॉल के अंदर। तो वैसे तो लगभग 60 के आसपास ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें 15% या उससे ज़्यादा का करेक्शन हुआ है। लेकिन पहले हम मेन फोकस करेंगे उन बिजनेसेस पे जिनके Q3 के रिजल्ट्स आ चुके हैं, कौन कॉल हो चुका है। इसमें हम उन कंपनीज को भी कवर कर लेंगे जो इस रिजल्ट सीजन के फर्स्ट वीक में हम जिनको कवर नहीं कर पाए थे, जैसे टिप्स म्यूजिक हो गया, एमरल्ड फाइनेंस हो गया। मैं एक्चुअली उस टाइम पे ट्रिप पे था, तो वो बिजनेस भी इसमें कवर हो जाएंगे। प्लस कुछ ऐसे स्टॉक्स जिनके रिजल्ट नहीं आए हैं, कॉन कॉल नहीं हुआ है, लेकिन उनमें जो मतलब लगातार करेक्शन चल रहा है, मार्केट में जो नॉइज है उसको लेकर के काफ़ी कंसर्न है। तो एक हमारा वहाँ पे रिवीजन भी हो जाएगा। तो मेन पर्पस क्या है ये पूरे डिस्कशन का कि मेरे पोर्टफोलियो में अगर कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं या वॉच लिस्ट में कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं जिनमें बहुत ज़्यादा करेक्शन आ गया है, तो मुझे क्लैरिटी हो। क्लैरिटी इन द सेंस कि स्टॉक अगर गिर रहा है तो बिजनेस में भी कोई प्रॉब्लम है या फिर बिजनेस में प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ मार्केट वोलेटिलिटी की वजह से स्टॉक गिर रहा है और वहाँ पे वैल्यूएशन वाइज कोई मेरे को अपॉर्चुनिटी दिख रही है या नहीं दिख रही है। ये सारी चीज़ों पे हमको क्लैरिटी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेंडिंग बिजनेसेस। तो बैंक वैसे तो मतलब आप देखोगे सारे बैंक्स अच्छा ही कर रहे हैं। इसमें एक बैंक मुझे दिखा है जिसमें लगभग 15% के आसपास का करेक्शन है, जिसको हम हर एक क्वार्टर में डिस्कस करते हैं, एंड वो है आपका सीएसबी बैंक। इसके अलावा अगर आप मिड साइज बैंक्स में देखोगे, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हो गया, फेडरल बैंक है, स्मॉल साइज बैंक्स में हमने डीसीबी बैंक को कवर किया, उसमें बहुत ज़बरदस्त वैल्यूएशन रीरेटिंग देखने को मिली है हमको। Q4 के बाद से हमने उसको कवर करना स्टार्ट किया। तो वो सारे जो बैंक्स हैं वो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उसमें करेक्शन ज़्यादा हुआ नहीं है उनके स्टॉक्स में, तो यहाँ कवर करने का कोई पॉइंट बनता नहीं है। सीएसबी बैंक का स्टॉक हाई से अगर हम देखें तो 15% अभी तक ओवरऑल करेक्ट हुआ है। Q3 का बिजनेस अपडेट हमने डिस्कस किया था, अच्छा अपडेट था। गोल्ड लोन में ग्रोथ अच्छी है और ये बैंक जो है बस इसका कुछ क्वार्टर का पेन और है। पेन इन द सेंस की मतलब अर्निंग ग्रोथ इतना सॉलिड हमको देखने को नहीं मिलेगा शायद अगले 1 2 3 क्वार्टर्स के अंदर। लेकिन FY27 का जो सेकंड हाफ होगा यानी Q3 Q4, वहां से इनका कॉस्ट टू इनकम नीचे की तरफ जाना स्टार्ट होगा और उसके बाद अगला 2 3 साल तो मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग अर्निंग ग्रोथ ये बैंक डिलीवर कर सकता है, क्योंकि जो इंफ्रा वगैरह बिल्ड करना था, इन्वेस्टमेंट करना था, ये बैंक अब कर चुका है। एसेट क्वालिटी इनका पूरा पिछला 1 2 साल आप देख लो स्टेबल रहा है। लोन बुक बहुत छोटा है, तो बहुत आराम से 25-30% पे ग्रो कर सकते हैं। प्लस बैंकिंग में मेरे को इसके अलावा और कोई बैंक दिखता नहीं है जिसमें मैं वो गोल्ड लोन वाला जो मोमेंटम चल रहा है, टेल विंड चल रहा है लैंडिंग इंडस्ट्री में, उसको भी प्ले कर पाऊँ। और साथ में वैल्यूएशन सपोर्ट भी है, 1.3 1.4 के आसपास का प्राइस टू बुक है स्टॉक का। सो सीएसबी बैंक आपका उस पॉइंट पे आता है, तो मतलब ओवरऑल वैल्यूएशन भी ठीक लगता है एंड साथ में ग्रोथ वगैरह प्रोस्पेक्ट तो अच्छे हैं। रिजल्ट अभी आया नहीं है, तो Q3 का जब रिजल्ट आ जाएगा, पूरा कॉन कॉल होगा, तब इसको और अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिर एनबीएफसी आता है। बैंक में बस एक ही बैंक था। एनबीएफसी में नेक्स्ट आता है आपका एसबीएफसी फाइनेंस। तो एसबीएफसी फाइनेंस का अभी कल परसों ही हमने पूरा डिस्कशन किया कॉन कॉल के अंदर। तो रिजल्ट्स तो उनके अच्छे आए हैं, लेकिन इनकी मैनेजमेंट की कमेंट्री को लेकर के आप सुनोगे मार्केट में काफ़ी कंफ्यूजन है कि कॉशियस कमेंट्री इन्होंने दी है, तो ये बिजनेस के प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे लग रहे हैं, खराब लग रहे हैं। अब हमने वहाँ पे अच्छे से डिस्कस किया था कि जो इन्होंने कमेंट्री दी है ना, वो मतलब मैक्रो लेवल पे दी है, वो पूरी इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू पे दिया है। अपनी खुद का जो इनका ग्रोथ का गाइडेंस है, एसेट क्वालिटी को अगर आप देखोगे, क्रेडिट कॉस्ट का जो गाइडेंस है, वो सारी चीज़ें तो इन्होंने अच्छा ही बोला है ना। मतलब 5 से 7% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ मेंटेन रखेंगे। क्रेडिट कॉस्ट 1.2 से 1.3% उसी के आसपास मेंटेन है। 5 to 10 बेसिस पॉइंट इन्होंने बोला है ऊपर नीचे जा सकता है, लेकिन पहले के क्वार्टर्स में जहां पे इनका क्रेडिट कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, 90 बेसिस पॉइंट से 120 बेसिस पॉइंट, उतना शार्प मतलब इंक्रीज ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। तो एसेट क्वालिटी का गाइडेंस अच्छा है, ग्रोथ का गाइडेंस मेंटेन रखा है। ओपेक्स टू एयूएम ये कह रहे हैं कि वो ट्रेजेक्ट्री मेंटेन रहेगी, मतलब खर्चा नीचे की तरफ जाएगा तो ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिलेगा। तो अपने बिजनेस का इन्होंने कमेंट्री अच्छा दिया है। इन्होंने मैक्रो इंडस्ट्री के लेवल पे इन्होंने बात करी है कि कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पे ओवर लेवरेजिंग अभी भी हमको दिख रही है। जो बोरोअर्स हैं उन्होंने एसेट अपना नहीं बढ़ाया है, सोर्सेस ऑफ इनकम मतलब इनकम के सोर्सेस उनके नहीं बढ़े हैं, लेकिन डेट उन्होंने बहुत ज़्यादा ले लिया है। तो शायद अगले साल इंडस्ट्री की ग्रोथ कट हो सकती है और कुछ ऐसे एरियाज में एनपीए भी बढ़ सकते हैं। अपने बिजनेस की कमेंट्री अच्छी दी है, तो ये हमको पहले समझना जरूरी है। दूसरा मतलब एसबीएफसी वही कंसिस्टेंसी वगैरह तो सब है ही, सिर्फ वैल्यूएशन के पॉइंट पे अगर मैं बात करूँ तो वो एक थोड़ा सा आप वहाँ पे क्वेश्चन डाल सकते हो कि इसके कंपैरिजन में बाकी और अच्छे एनबीएफसीज हैं जहाँ पे वैल्यूएशन, ग्रोथ और आपका आरओई का नंबर, इसका आरओई वैसे इंप्रूव हो चुका है, 15% के आसपास है। हालांकि यहाँ से और मैनेजमेंट बोल रहा है इसको इंप्रूव करेंगे, लेकिन कई बाकी ऐसी एनबीएफसीज है जिसका आरओई इससे कम है और इससे फास्ट रेट पे वो इंप्रूव होगा। तो रेट ऑफ चेंज जो है वो उन एनबीएफसीज के फेवर में है। उनका वैल्यूएशन नीचे है, ग्रोथ आप देखोगे तो 30 35 40% है, मार्जिन उनके इंप्रूव होने के स्कोप है। तो वैल्यूएशन के पॉइंट पे अगर मैं बात करूं तो एसबीएफसी से बेटर डील्स अवेलेबल हैं, बिल्कुल सही पॉइंट है। लेकिन मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि क्योंकि मैंने पिछला पूरा 2 3 साल जहां पे लैंडिंग इंडस्ट्री बहुत खराब कर रही थी, काफ़ी सारे प्लेयर्स के हम देख रहे थे एनपीए बढ़ रहे थे,
थे, जो बहुत स्टेबल प्लेयर होते थे पहले, उनका भी एसेट क्वालिटी खराब हुआ। इन्होंने वो पूरा टाइम बहुत अच्छे से निकाला, मैनेजमेंट की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, मतलब गाइडेंस बहुत हमेशा ये कंजर्वेटिव देते हैं और कंसिस्टेंट रहे हैं अपने परफॉर्मेंस के साथ में। तो उस चीज़ के लिए ये जो 3.2 3.3 का प्राइस टू बुक है, अगर वो मुझे पे करना हो तो मैं उसके लिए कंफर्टेबल हूँ, और ग्रोथ वगैरह तो बाकी चीज़ है ही। लेकिन ये भी बिल्कुल ठीक है कि अगर आप अपॉर्चुनिटी के एंगल से देखोगे तो इससे बेटर डील्स मार्केट में अवेलेबल है एनबीएफसी पूरे स्पेस में अगर हम बात करें तो ये हो गया आपका एसबीएफसी। हाई से ये लगभग 17% आसपास करेक्ट हुआ है। नेक्स्ट आता है आपका जियो फाइनेंस। अब जियो फाइनेंस का हमने इस क्वार्टर में रिजल्ट वगैरह डिस्कस किया नहीं था। इनके नंबर्स को लेकर भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है। वैसे ओवरऑल ठीक है, लेकिन जैसे अगर आप प्रॉफिट देखोगे, मार्जिन्स देखोगे, क्यू ऑन क्यू हो गया, वाई वाई हो गया, तो वहाँ पे दिखता है कि प्रॉफिट ग्रो ही नहीं करा। मतलब हेडलाइन नंबर तो आपका इंक्रीज हुआ है, रेवेन्यू वगैरह बढ़ा है, लेकिन पीपीओपी हो गया या फिर आपका नेट प्रॉफिट हो गया, क्यू ऑन क्यू अगर मैं देखूँ, मार्जिन्स वगैरह देखूँ, तो उसमें इंप्रूवमेंट नहीं है। तो वहाँ पे मैनेजमेंट ने मतलब अपने कॉन कॉल में अच्छे से ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी है। एक तो जियो का अगर आप वो जो क्रेडिट वाला बिजनेस है, लोन वाला बिजनेस है, वो बहुत अच्छा कर रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें तो लोन बुक आई थिंक इनका वाई वाई लेवल पे 4 टाइम ग्रो किया है, 19,000 करोड़ के आसपास का एयूएम है। क्यू ऑन क्यू लेवल पे भी उसमें 30% की ग्रोथ देखने को मिली है। उसमें पीपीओपी भी, प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट, सिर्फ उस बिजनेस की अगर हम बात करें तो डबल हो गया है वाई वाई लेवल पे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी काफी सॉलिड ग्रोथ इसमें देखने को मिली है। लेकिन कंसोलिडेटेड लेवल पे क्यों इनके हमको दिखें कि प्रॉफिट का नंबर फ्लैट रहा है या थोड़ा बहुत नीचे गया है, तो उसका मेन एक तो रीजन अकाउंटिंग है। इनका एक वो जियो पेमेंट या ट्रांजेक्शन करके एक जो बिजनेस है, सब्सिडरी है, उसका जो अकाउंटिंग का नंबर है, पहले कंसोलिडेटेड में ये रिपोर्ट नहीं करते थे, तो इस क्वार्टर में उसको इन्होंने कंसोलिडेटेड नंबर्स में रिपोर्ट करा है। और वो बिजनेस अभी ना प्रॉफिटेबल नहीं है, उसमें कंपनी इन्वेस्ट ज़्यादा कर रही है, खर्चा ज़्यादा हो रहा है। तो एक तो उसकी वजह से थोड़ा सा इनकम पे मतलब हाँ, इनकम पे इम्पैक्ट पड़ा है। दूसरा क्या हुआ है कि इनके जो आप बाकी बिजनेसेस देखोगे, जैसे वेल्थ मैनेजमेंट का बिजनेस है, ब्रोकिंग का बिजनेस है, इंश्योरेंस का बिजनेस है, इन सारे बिजनेस के अंदर कंपनी अभी इन्वेस्ट कर रही है। ये बहुत अर्ली स्टेज में है। यहाँ पे आप हायरिंग कर रहे हो, टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट कर रहे हो, ब्रांच इंफ्रा क्रिएट कर रहे हो, तो वहाँ पे खर्चा ज़्यादा हो रहा है। इसकी वजह से आपको दिख रहा है कि मतलब प्रॉफिट में ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिला है। लेकिन जो इनके ऑपरेशनल बिजनेसेस हैं, जो पिछले कुछ क्वार्टर से जो इनके ओवरऑल रेवेन्यू को खींचना इन्होंने शुरू किया, पहले तो इनका पूरा मतलब जो अर्निंग है वो आता ही सिर्फ इंटरेस्ट इनकम से था, डिविडेंड से इनकम आता था। अब कंपनी का ऐसा मतलब वो पॉइंट आ चुका है जहां पे मेन ऑपरेशनल बिजनेसेस इनके मोर देन 50% कंट्रीब्यूट करते हैं टोटल इनकम के अंदर। तो जो मेन बिजनेस हो गया लैंडिंग का, पेमेंट ट्रांजैक्शन का, पेमेंट बैंक वाला, वो सब अच्छा कर रहा है। इंश्योरेंस की भी स्टार्ट अच्छी हुई है। आप वो देखो ब्लैक रॉक के साथ में जो इनका एएमसी है, उसमें धड़ाधड़ इन्होंने 2-3 स्कीम्स लॉन्च कर दी हैं। आगे चल के इनका प्लान है कि उसमें मॉडल पोर्टफोलियो भी हम बनाएंगे। जैसे किसी को अगर रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए कोई पोर्टफोलियो चाहिए, उसके लिए एक मॉडल पोर्टफोलियो बनाने को देख रहे हैं ये। किसी को वेल्थ क्रिएशन करना है, उसके लिए एक मॉडल पोर्टफोलियो बनाने को देख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें कंपनी इन्वेस्ट कर रही है, इसलिए आपको दिख रहा है खर्चे इनके थोड़े से बढ़ गए हैं। बाकी लेकिन नंबर्स ओवरऑल अच्छे आए हैं। जो मेन बिजनेसेस हैं, जो इंजन को आगे लेकर के जा रहे हैं, वो सबका परफॉर्मेंस अच्छा है। प्लस आप इनका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग देखो, मतलब जो हमने लास्ट क्वार्टर में भी बात करी थी, आई थिंक बिलो 7% का कॉस्ट ऑफ बोरोइंग आ चुका है इनका। 6.8 या 6.9 का कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है। तो यानी कि हम जिस रेट पे एफडी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, बैंक जो एफडी में हमको पैसा देता है 7-8% के आसपास, उससे भी कम रेट पे जियो फाइनेंस जो है वो बैंकों से पैसा उठाता है। तो बीच का मार्जिन कितना अच्छा बना सकते हैं ये अलग अलग प्रोडक्ट्स में, वो हमको समझना है। तो उसको बहुत अच्छा है इनका। लेकिन ये है कि अगले कुछ क्वार्टर्स जो हैं वो अर्निंग पे थोड़ा सा इनका प्रेशर रहेगा। वैल्यूएशन आप देखोगे तो आई थिंक 1.45 का आसपास का प्राइस टू बुक है। तो अगर मुझे लेंडिंग स्पेस में, एनबीएफसी स्पेस में एक बड़ा ग्रुप का, मतलब जहाँ पे रिलायंस की वो पेरेंटेज है, तो वहाँ पे वैसे ही आपको कॉन्फिडेंस तो आता ही है। उसको अगर मुझे प्ले करना है तो जियो में मुझे थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। अगले कुछ क्वार्टर्स में अर्निंग ग्रोथ बहुत सॉलिड नहीं दिखेगी, लेकिन मतलब लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस के जो फंडामेंटल्स है वो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और अभी तो ये मेन इंजन स्टार्ट हुए हैं ना। आगे आप देखो ब्रोकिंग, वो वेल्थ मैनेजमेंट वाला, वो सब आपका लाइव होगा। एएमसी में आप देखो इन्होंने आई थिंक 15,000 करोड़ के आसपास का एयूएम बिल्ड कर लिया है। तो वहाँ पे भी, और उसमें से भी जो ज़्यादा इन्वेस्टर्स हैं वो फर्स्ट टाइम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं, तो उनको कंपनी अट्रैक्ट कर पा रही है। और जियो का जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसको ये लेवरेज करने को देख रहे हैं। तो चीज़ें अच्छी हैं, रिजल्ट अच्छा है। लेकिन हाँ, अर्निंग ग्रोथ आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते बहुत ज़्यादा नियर फ्यूचर के अंदर। थोड़ा अर्निंग्स पे प्रेशर रहेगा, बट ओवरऑल बिजनेस सही डायरेक्शन में जा रहा है। इसका भी स्टॉक आप देखो तो आई थिंक 25% के आसपास करेक्ट हो चुका है अपने हाई से, और यहाँ से ठीक ठाक लग रहा है। लेकिन ये है कि मुझे पेशेंस रखना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट आपका आता है पूना वाला फिनकॉर्प। पूना वाला फिनकॉर्प के भी नंबर्स तो अच्छे थे। अब लेकिन पॉइंट वो है कि अगर आप इनका प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, तब तो आई थिंक कितना 6-7 टाइम का ग्रोथ देखने को मिलता है वाई वाई लेवल पे। तो ये हेडलाइन नंबर सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन हमको ये भी समझना पड़ेगा कि पिछले साल बहुत खराब था कंपनी का। मतलब
एक टाइम पे कंपनी 300 करोड़ का क्वार्टरली पैट बनाती थी। पिछले साल पैट इनका सिर्फ 19 करोड़ था। तो ये जो इतना हाई ग्रोथ हमें दिख रहा है अर्निंग के अंदर, वो कंपनी के लो बेस इफेक्ट की वजह से है। बाकी ओवरऑल क्यू ऑन क्यू एसेट क्वालिटी का नंबर ये सब अच्छा है। क्रेडिट कॉस्ट भी इनका इंप्रूव हुआ है। जो इनका मेन वो प्रोडक्ट था STPL, शॉर्ट टर्म पर्सनल लोन जो ये देते थे, उसमें उसका जो बुरा फेस था वो अब जा चुका है। और मैनेजमेंट का कहना है कि आगे चल के क्रेडिट कॉस्ट हमारा धीरे धीरे और इंप्रूव होगा। जो नए प्रोडक्ट्स इन्होंने लॉन्च करे हैं उसमें भी ग्रोथ वगैरह अच्छी है। AUM आप देखोगे तो 70-80% से ग्रो किया है इस क्वार्टर के अंदर। हालांकि आगे का गाइडेंस है इनका 30-35-40% के रेंज में। तो रिजल्ट अच्छा है पूना वाला का। लेकिन मुझे इतना ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें आता नहीं है अभी, स्पेशली एक तो वैल्यूएशन की वजह से। अभी आप देखोगे तो 3.5 का प्राइस टू बुक है। इससे पहले ये 4.5-5 के प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहा था। और मतलब उस तरीके के अगर आप नंबर्स फंडामेंटल्स देखोगे ना तो इतना कन्विक्शन नहीं आता पूना वाला का। ये बात बिल्कुल ठीक है, जो बुरा फेस है वो जा चुका है, कंपनी अब धीरे धीरे अच्छा कर रही है। लेकिन मैं ये सिर्फ 70-80% ग्रोथ देख करके बहुत एक्साइटेड नहीं हो सकता, क्योंकि मार्केट में और ऐसी NBFCs हैं जिनका ग्रोथ माइट भी कम हो, लेकिन वो कंसिस्टेंसी उनके उनके नंबर्स में दिखती है एसेट क्वालिटी को देख करके। प्लस पूना वाला का एक और चीज़ आप देखोगे तो अभी इन्होंने वो फंड रेजिंग का भी अप्रूवल लिया हुआ है, आई थिंक 5500 करोड़ का। तो आगे चल के आप वो कैपिटल रेज करोगे, इक्विटी वापस से आपकी डाइल्यूट हो जाएगी। ये सारे इश्यूज हैं, मतलब ROE कब बिजनेस का बढ़ेगा, वो सारी चीज़ों को लेकर के कंसर्न है। तो और साथ में वैल्यूएशन भी काफ़ी हाई है ऑलरेडी स्टॉक का। इसके कंपैरिजन में हमने जो वो पीरामल को डिस्कस किया, तो उसको आप देखो वो 25-30% के रेट से ग्रो कर रहा है। बुरा फेज जा चुका है, अर्निंग ग्रोथ इंप्रूव हो रही है, ROE उनका ऑलरेडी 1.9% है, और अगले 1.5-2 साल में वो 3% क्रॉस करने को देख रहे हैं। तो अगर मैं उसको देखूं तो वो मुझे ज़्यादा बेटर लग रहा है। और वैल्यूएशन आप देखो 1.4-1.5 का प्राइस टू बुक है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी है वहाँ पे। अब पूना वाला का सिर्फ मैं ये 70-80% ग्रोथ देख करके एक्साइटेड नहीं हो सकता ना, क्योंकि ये तो ऑब्वियसली किसी भी लैंडिंग बिजनेस में इतना हाई ग्रोथ सस्टेनेबल ही नहीं है। और वो खुद गाइडेंस दे रहे हैं 35-40% का। और अगर ये ग्रोथ ज़्यादा टाइम तक 50-60-70% रहती भी है तो भी ये कंसर्न है, आप बार बार इक्विटी डाइल्यूट करते रहोगे। तो ये सारे प्रॉस्पेक्ट्स देखने जरूरी है, रादर देन कि हम सिर्फ वो हेडलाइन नंबर देख करके एक्साइटेड हो। तो वो है पूना वाला का। लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि बुरा फेस जा चुका है, बिजनेस अब अच्छा कर रहा है, बट वैल्यूएशन वाइज मुझे अभी भी बहुत अच्छी डील पूना वाला की लगती नहीं है। नेक्स्ट है आपका फेड बैंक फाइनेंशियल। इनके रिजल्ट को लेकर भी काफ़ी कंफ्यूजन था। मतलब एक तरफ गोल्ड लोन की बात हो रही थी कि कंपनी ने काफ़ी अच्छा उसमें परफॉर्मेंस दिखाया, मार्जिन्स वगैरह अच्छे आए हैं कंपनी के। लेकिन दूसरी तरफ ग्रॉस NPA जो है कंपनी का वो एकदम से बढ़ गया, तो उसको लेकर के काफ़ी मार्केट में हलचल भी था। स्टॉक भी आई थिंक ठीक ठाक पिटा रिजल्ट के बाद। तो फेड बैंक के एक्चुअल नंबर्स आप देखोगे ना तो बहुत अच्छे नंबर्स हैं, क्योंकि इनका वैसे तो AUM हमको दिखेगा कि 16-17% से ग्रो किया है, लेकिन उसमें एक वो जो इनका अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन वाला जो बिजनेस है उसको कंपनी डी ग्रो कर रही है। तो इस वजह से ओवरऑल AUM ग्रोथ हमको इतना अच्छा नहीं दिख रहा। अदरवाइज जो मेन बिजनेसेस है, गोल्ड लोन जैसे आप देखो मोर देन 50% से ग्रो किया। फिर जो इनका लैप वाला बिजनेस है वो काफ़ी अच्छे रेट से ग्रो करा। तो ओवरऑल नंबर्स अच्छे हैं। अब ग्रॉस NPA जो इनका इंक्रीज हुआ है ना क्यू ऑन क्यू लेवल पे, उसमें हमको ये भी समझना है कि उसका रीज़न क्या है। NPA बढ़ना बिल्कुल ख़राब है किसी भी लेंडर के लिए, लेकिन इनका रीज़न जो है वो ऐसा कुछ बहुत नेगेटिव नहीं है, कोई बहुत स्ट्रेस नहीं चल रहा है एसेट क्वालिटी में। क्योंकि एक और चीज़ देखना है, NPA के साथ में आपका क्रेडिट कॉस्ट कितना है। तो क्रेडिट कॉस्ट तो इनका आई थिंक 0.9% आया ये Q3 के अंदर, और इनका गाइडेंस है 1% का। तो मतलब गाइडेंस है तो आपने बेटर ही किया क्रेडिट कॉस्ट के अंदर। तो NPA बढ़ना खराब नहीं है कंपनी के लिए। ये NPA क्यों बढ़ा है, इनका वो स्मॉल लैप जो है सेगमेंट, उसकी वजह से। तो जैसे हमने वो पीरामल में डिस्कस किया था ना, पीरामल की मैनेजमेंट बोल रही है कि स्मॉल लैप तो लिटरली डेड हो चुका है। वही इंपैक्ट इनके ये नंबर्स के साथ में भी हुआ है। बट मैनेजमेंट क्या बोल रही है कि स्मॉल लैप में जो हमको ये NPA देखने को मिला है ना, ये हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ऑलरेडी, और हमने इसका प्रोविजनिंग जितना करना था वो पहले से करके रखा था। तो ये इंक्रीमेंटल स्लीपेजेस जो आया है इसके लिए एक्स्ट्रा प्रोविजनिंग हमको नहीं करनी पड़ी। इसीलिए आप देखोगे प्रॉफिट ग्रोथ कंसिस्टेंट रहा कंपनी का, और मैनेजमेंट ने क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस भी मेंटेन रखा है। ये जो स्मॉल लैप इनका जो बुक डिटोरेट हुआ है ये FY24 से पहले वाला है। कंपनी कह रही है कि हमने क्या किया था कि कलेक्शन वाला जो हमारा पार्ट है ना, वो हमने थर्ड पार्टी को दिया हुआ था, हमारा खुद का कलेक्शन इंफ्रा नहीं था। अब ये कलेक्शन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब हायरिंग कर रहे हैं, ब्रांच वगैरह बना रहे हैं। तो वहाँ पे एक इनका एक्सपेंस भी बढ़ गया थोड़े से शॉर्ट टर्म के लिए। आगे चल के क्या होगा, कलेक्शन पूरा कंपनी खुद से मैनेज करेगी, तो एसेट क्वालिटी और बेटर हो जाएगी। और क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस इन्होंने सिर्फ 1% का ही दिया है। इनका भी CSB बैंक की तरह ना, ये जो FY26 है इसमें हमको वो ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं दिख रहा, लेकिन FY27 ऑनवर्ड्स इनके पास में भी ऑपरेटिंग लेवरेज का स्कोप बहुत अच्छा हो जाता है। क्योंकि अभी ये जो ब्रांच इंफ्रा वगैरह बढ़ा रहे हैं, ये जो एक्सपेंसेस वगैरह कर रहे हैं प्रोडक्ट्स वगैरह के ऊपर, ये इस साल कंटिन्यू रहेगा। FY27 में इनका कहना है कि हमारा कॉस्ट टू इनकम नीचे की तरफ जाएगा, और पर ब्रांच AUM का टारगेट है इनका 20 करोड़ का। गोल्ड लोन जो ये गोल्ड लोन के जो आई थिंक 113 ब्रांचेस हैं इनके, उसमें ये पर ब्रांच AUM टारगेट कर रहे हैं 20 करोड़। तो प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ेगी, नया ब्रांच आप ओपन करोगे नहीं इतने एग्रेसिवली, तो ऑटोमेटिकली आपका ऑपरेटिंग लेवरेज बढ़ेगा। और प्राइस टू बुक आप देखो 2 के आसपास का प्राइस टू बुक है इनका। अभी तो
आई थिंक 17-18% का करेक्शन हुआ है इनके स्टॉक के अंदर, ये मतलब हाई से अगर हम कंपेयर करें, और प्राइस टू बुक 2 का है, तो यहाँ से अगर 3 का प्राइस टू बुक भी जाता है, मतलब आप इनके फंडामेंटल्स भी देखो, ROE ये सब अपवर्ड डायरेक्शन में आने वाले क्वार्टर्स में बढ़ेंगे। FY27 में ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिलेगा, AUM ग्रोथ आपका 20-25-30% के आसपास रहेगा। प्लस एक और चीज़ जो मुझे फेड बैंक की अच्छी लगी कि कुछ आप लेंडर्स देखोगे ना, वो गोल्ड लोन के एलोकेशन को लेकर के थोड़ा सा मतलब वो है, लिमिटेड है कि इतना ही हम इसका एलोकेशन रखेंगे, इससे ज़्यादा बढ़ाने को नहीं देख रहे। जैसे कैप्री ग्लोबल को ही आप देख लो, उनका कहना है 40-45% गोल्ड लोन रहेगा, लेकिन उनका मॉडल भी ऐसा है कि वो बाकी सारे प्रोडक्ट्स भी करते हैं, तो उनको वहाँ पे भी फोकस करना है। फेड बैंक की मैनेजमेंट ने क्या बोला कि गोल्ड लोन पे हमारा कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि मैक्सिमम इसका एक्सपोजर इतना ही रखना है। गोल्ड लोन ये जो अभी टेलविंड चल रही है इंडस्ट्री में, इसका हम पूरा बेनिफिट फ्लो होने देंगे इस बिजनेस के अंदर, तो इसका शेयर आने वाले टाइम में बढ़ाती जाएगी कंपनी, यील्ड भी बढ़ेगा, इसका मतलब वही है अर्निंग ग्रोथ आपकी और बेटर हो सकती है। तो अगर आप इसका ये 2 का प्राइस टू बुक अगर 3 भी होता है, तो सिर्फ मोटा मोटा 50% तो आपका वैल्यूएशन रेटिंग है, और साथ में ग्रोथ अच्छी कंपनी डिलीवर कर ही रही है। तो एसेट क्वालिटी कोई सीरियस स्ट्रेस नहीं है, सिर्फ हो सकता है Q4 में भी इन्होंने बोला है NPA थोड़ा सा और बढ़ जाए, लेकिन जो मेन इनके बिजनेसेस हैं गोल्ड लोन के और जो मीडियम टिकट साइज का लैप ये करते हैं, वो अच्छा कर रहे हैं। तो आगे ROE भी बढ़ेगा, ROA भी बढ़ेगा, प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी रहेगी। तो फेड बैंक आपका एक अच्छा प्ले लगता है पूरे NBFC स्पेस के अंदर। अब यही फेड बैंक को आप उसके साथ में कंपेयर करो, पूनावाला के साथ में, तो आप बोलोगे कि वो 70-80% से ग्रो कर रहा है, बट वो सस्टेनेबल नहीं है ना, वो बार बार इक्विटी डाइल्यूट करता रहेगा अगर वो ग्रोथ उसको करनी है तो। प्लस मतलब 2 साल पहले उनका पैट होता था क्वार्टरली 290-300 करोड़ के रेंज में, अभी भी उसका पैट जो है वो 150 करोड़ है। तो मतलब अगर मैं लॉन्गर टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो बिजनेस बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कर रहा है अभी भी। हाँ, वर्स्ट फेज से निकल के आगे अच्छे डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन वैल्यूएशन वाइज और बाकी सारे मैट्रिक्स पे अगर मैं कंपेयर करूं तो फेड बैंक हो गया और जो बाकी NBFCs हैं वो ज़्यादा बेटर प्ले लगते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका इसी में कैप्री ग्लोबल। कैप्री ग्लोबल का रिजल्ट अभी आया नहीं है, आई थिंक इसी वीक में आएगा, उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। करेक्शन इसमें हुआ है 27% का करेक्शन हुआ है अगर हम हाई से कंपेयर करें। इनका अभी रिसेंटली जो CEO हैं उन्होंने रिज़ाइन दिया है, तो कुछ अगेन मतलब उस पर कोई क्लैरिफिकेशन आया नहीं है। अब पॉइंट क्या है ना कि इस तरीके के मार्केट में मैनेजमेंट कोई चेंज होती है या फिर कोई CEO CFO जो है वो रिज़ाइन करके जाता है, तो मार्केट उसको और ज़्यादा नेगेटिवली लेता है। तो इस न्यूज़ के बाद तो आई थिंक स्टॉक वापस से 5-10% और करेक्ट हो गया है, लेकिन बिजनेस वाइज कुछ ऐसा खराब नहीं है, हमने Q2 में डिस्कस किया ही था। अभी इनके रिसेंटली मैनेजमेंट का इंटरव्यू भी आया है, तो उसमें उन्होंने कहना है मतलब गाइडेंस तो नहीं, लेकिन एक उन्होंने आउटलुक दिया है कि Q3 में हमारा लोन बुक 35 से 40% के रेट पर ग्रो कर सकता है, और आप FY27 भी देखोगे तो कंपनी बहुत आराम से 30-35% के रेट से ग्रो कर सकती है, क्योंकि ब्रांच एक्सपेंशन बहुत एग्रेसिवली ये कंपनी कर रही है। प्लस इन्होंने मीडियम टर्म का गाइडेंस काफ़ी कंजर्वेटिव दिया है, 30% कैगर का ये टारगेट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक अगर हम देखें तो 35-40-45% के रेट से इनका AUM ग्रो कर रहा है, तो ग्रोथ तो अच्छा है ही। और कैप्री ग्लोबल के पास में जो बाकी चीज़ें हम देखते हैं ना किसी भी NBFC के अंदर या किसी भी लैंडर के अंदर, की ऑपरेटिंग लिवरेज मिलना चाहिए, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम होना चाहिए, तो आपका मार्जिन बढ़ेगा, फिर आपका कॉस्ट टू इनकम इंप्रूव होना चाहिए, वो सारे लीवर्स अवेलेबल हैं। क्योंकि इनका रेटिंग अपग्रेड हुआ है अभी, तो रेटिंग अपग्रेड हुआ इसका मतलब आपका कॉस्ट ऑफ बोरिंग आने वाले टाइम के अंदर, आने वाले क्वार्टर्स में नीचे की तरफ जाएगा, तो पर लोन जो आपका मार्जिन है या प्रॉफिट है वो बढ़ेगा। फिर कॉस्ट टू इनकम, ऑलरेडी कंपनी कह रही है कि हम ब्रांच एक्सपेंशन अगर थोड़ा सा स्लो कर दें तो फास्ट रेट से कॉस्ट टू इनकम हमारा इंप्रूव हो जाए, लेकिन हम एक्सपेंशन भी कर रहे हैं, उसके बाद भी कॉस्ट टू इनकम हमारा इंप्रूव होता रहेगा। आई थिंक अगले साल का इनका टारगेट है 40-45% के बीच में आ जाएगा। तो ऑपरेशनल लेवल पे आपका जो प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें भी ग्रोथ अच्छी रहेगी, और क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस भी इन्होंने सेम मेंटेन रखा है 70 से 80 बेसिस पॉइंट। तो अभी तक की जो पिक्चर है वो बहुत अच्छी है। इनका भी आप प्राइस टू बुक देखो 2.4 2.5 का प्राइस टू बुक है। अभी Q3 के रिजल्ट्स आए नहीं है, Q3 Q4 का रिजल्ट आएगा, बुक वैल्यू और बढ़ेगा, जो वैल्यूएशन है वो आपकी थोड़ी सी और सस्ती हो जाएगी। और साथ में ROE, पहले ये कंपनी 17% के ROE पे पहुंच चुकी थी, फिर इक्विटी रेजिंग किया तो लगभग इनका 13-14% का ROE हुआ, और कंपनी का टारगेट है अगले साल कि ROE को हमको वापस से हाई टीन के आसपास ले जाना है। तो सारे लीवर्स अवेलेबल हैं कैप्री ग्लोबल के पास में, बस रिजल्ट और कौन कौन कंपनी का अच्छा है उसको डिस्कस कर लेंगे, तो देखते हैं। बाकी इसका भी डील बिल्कुल ठीक लगता है, 27% का करेक्शन हुआ है स्टॉक के अंदर हाई से। फिर नेक्स्ट है आपका SG फिनसर्व। अब SG फिनसर्व को तो डिस्कस किया ही था अभी, इन्होंने मतलब थोड़ा सा काम खराब कर दिया है, नंबर्स बहुत अच्छे आए हैं, मतलब आप किस सारे मैट्रिक पे देखो, प्रॉफिट हो, AUM का ग्रोथ गाइडेंस हो, ROE हो, हर एक चीज़ इंप्रूव हुई है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन जो आगे का गाइडेंस है, आउटलुक है, वही इन्होंने पूरा जो है खेल उसमें चेंज कर दिया है। अब ये मतलब 20% का ग्रोथ गाइडेंस ये दे रहे हैं, बुक का साइज है 3,000 3,500 4,000 करोड़ का, तो 40-50% का जो ग्रोथ गाइडेंस था उसको सीधे 20% कर दिया। और इससे हुआ क्या है ना कि SG फिनसर्व इन सब के कैटेगरी के अंदर आ गया है। जैसे ये फेड बैंक है,
या आप देख लो बैंकिंग में सीएसबी बैंक है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, फेडरल बैंक है, अरे बहुत बड़े बड़े साइज के बैंक दिखेंगे आपको, एक्सिस आईसीआईसीआई, जो मिड टीन से लेकर के 20% के रेंज में ग्रो करते हैं। तो मतलब ऑप्शंस इतने सारे आ गए हैं एसजी फिनसर्व वाले कैटेगरी के अंदर कि कोई भी इन्वेस्टर बोलेगा कि मैं उस ऑप्शन के साथ में जाऊंगा, क्योंकि एक तो आपका मॉडल है सप्लाई चेन फाइनेंसिंग का, आप थोड़ा सा यूनिक कुछ इन्वेस्टर को दे रहे हो, तो वहां पे अगर इन्वेस्टर थोड़ा सा रिस्क ले रहा है आपके साथ में, क्योंकि आप एक छोटे प्लेयर हो, तो एक्स्ट्रा ग्रोथ तो आपको डिलीवर करना चाहिए ना। लेकिन वो गाइडेंस इन्होंने मतलब काफ़ी खराब लगता है वो चीज़ देख करके। बुक वैल्यू आप बोल सकते हो कि मतलब 2 के आसपास का प्राइस टू बुक है, पर पॉइंट वही है ना कि कैप्री ग्लोबल भी तो है, फेड बैंक भी तो है, पूना वाला ही देख लो, वही तो मतलब कितना 3 साढ़े 3 का प्राइस टू बुक है, लेकिन ग्रोथ भी तो कितना 40-50% का डिलीवर कर रहा है। तो ऑप्शंस अब बहुत सारे हो चुके हैं, इस वजह से एसजी फिनसर्व का डील मतलब इतना लुक्रेटिव लगता नहीं है। 18% इसका स्टॉक करेक्ट हुआ है अपने हाई से अगर हम देखें तो। फिर नेक्स्ट आता है हाउसिंग फाइनेंस में होम फर्स्ट फाइनेंस। तो होम फर्स्ट फाइनेंस के नंबर्स काफ़ी अच्छे थे, स्पेशली एसेट क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इनका ग्रॉस एनपी इनका भी बड़ा था, लेकिन हमने डिस्कस किया था कि जो फ्रेश स्लीपेजेस हैं उस पर इन्होंने बहुत अच्छा कंट्रोल दिखाया। अब इन्होंने इस कॉन कॉल में ना गाइडेंस भी दिया अपना, तो मैनेजमेंट का बोलना है कि FY26 में यानी Q4 के अंदर भी सेम हम ग्रोथ मेंटेन करेंगे 25% का। फिर अगले 4 साल के लिए भी इन्होंने सेम कैगर मेंटेन किया 25%। तो ये कह रहे हैं कि बाय द एंड ऑफ 2030 हमारा जो लोन बुक है, AUM है, वो लगभग 35,000 करोड़ हो जाएगा। अभी है 14,000 करोड़, तो मतलब वही 24-25% का कैगर ये टारगेट कर रहे हैं। अच्छी चीज़ इन्होंने बोली है एसेट क्वालिटी पे, और ये इनकी मैनेजमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड भी रहा है। मतलब ये भी वो सेम SBFC वाले लीग में आते हैं कि इंडस्ट्री में तो बहुत कुछ खराब हुआ, पर इन्होंने अपने एसेट क्वालिटी को मेंटेन करके रखा। तो कंपनी कह रही है हमारा जो ग्रॉस एनपीए का नंबर है ना, वो आपको आने वाले क्वार्टर्स में पुराने लेवल पे दिखेगा, जो 1.6-1.7% का ग्रॉस एनपीए होता था। क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस मेंटेन रखा है 30 से 40 बेसिस पॉइंट का। ROE इनका कम हो गया था, फंड रेजिंग करी थी, अभी 13-14% है। सेम आने वाले क्वार्टर्स में वो भी धीरे धीरे 16-17% तक जाएगा, जो पहले ये लेके गए थे। इसका प्राइस टू बुक है अभी 2.8 के आसपास, तो ठीक है, मतलब रिस्क रिवॉर्ड अच्छा लगता है होम फर्स्ट का। एंड मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इनकी कंसिस्टेंसी और आएगी आने वाले क्वार्टर्स में, ऑलरेडी मार्केट ने थोड़ा बहुत तो रिवॉर्ड किया है ये रिजल्ट के बाद, तो इनको वापस से वो प्रीमियम वैल्यूएशन मिल सकता है, जो 3, सवा 3, साढ़े 3 का जो प्राइस टू बुक इनको मिलता था उसके आसपास ये कंपनी बिल्कुल जा सकती है। इसके साथ में इंडिया शेल्टर, इसके रिजल्ट आए नहीं है, ये भी 23% डाउन है अगर हम हाई से कंपेयर करें, लेकिन इसका भी अगर आप प्राइस टू बुक देखोगे ना, तो वही 2.8 के आसपास, ये सेम होम फर्स्ट जैसा। और अगर हेड टू हेड कंपेयर करें तो ऑफकोर्स इंडिया शेल्टर थोड़ा सा ज़्यादा बेटर डील लगता है, क्योंकि चाहे ग्रोथ हो, ROE हो, ऑपरेटिंग लिवरेज भी है इंडिया शेल्टर के पास में, तो वहाँ पे इंडिया शेल्टर ज़्यादा बेटर प्लेयर निकल करके आता है। बाकी हाउसिंग में ये दोनों अच्छे हैं, इंडिया शेल्टर और आपका होम फर्स्ट। इसके अलावा जो हाउसिंग में आपके 2 प्लेयर्स हैं, एप्टस, आवास, या इवन आप आधार को भी कंसिडर कर लो, हालांकि करेक्शन ज़्यादा आवास और एप्टस के अंदर है, तो मतलब इनका वैल्यूएशन वाइज आप देखोगे तो स्टॉक तो सस्ते लगते हैं। 2.5-2.7 का प्राइस टू बुक है। आवास का एक टाइम पे 6-7 का प्राइस टू बुक होता था, तो कितना सॉलिड डी रेटिंग हुआ इसके स्टॉक के अंदर। लेकिन मतलब पॉइंट वही है कि मैं सिर्फ वैल्यूएशन देख करके क्या ही बेट करूं, क्योंकि मेरे पास में बाकी सारे पैरामीटर्स पे अगर मैं कंपेयर करता हूं तो इंडिया शेल्टर, होम फर्स्ट, ये सारे इतने सारे प्लेयर्स हैं। प्लस वो चीज़ जो हम डिस्कस करते हैं कि कॉम्पिटिशन इंटेंसिटी जो बढ़ गई है इस इंडस्ट्री के अंदर, उस पर ज़्यादा इंपैक्ट ये बड़े प्लेयर्स के ऊपर ही होगा, आवास वगैरह के ऊपर। तो वो पॉइंट है। आवास में करेक्शन तो है, लेकिन मतलब कुछ खास वैसा इंटरेस्ट अभी बनता नहीं है। फिर नेक्स्ट है एमरल्ड फाइनेंस। तो एमरल्ड फाइनेंस का रिजल्ट आया है, कॉन कॉल आई थिंक वो इस वीक में करेंगे, 10-15 दिन के बाद कॉन कॉल कर रहे हैं। तो रिजल्ट इनका ठीक था वैसे, कुछ खास ऐसा मतलब एनपीए के बारे में तो उन्होंने बताया नहीं, जो पहले 1-2 क्वार्टर से जो उनका कंसर्न चल रहा है, कॉन कॉल में उस पर हमको क्लैरिटी मिलेगा। बाकी रेवेन्यू ग्रोथ जो हमने पहले भी इनका डिस्कस किया कि धीरे धीरे कम हो रहा है, वो ट्रेंड हमको इस क्वार्टर में भी दिखा है। 50-60% का ग्रोथ होता था, अब कंपनी 35-38% के रेंज में ग्रो कर रही है। मार्जिन्स अगेन YOY लेवल पे बड़े हैं, लेकिन ये पहला क्वार्टर हमने देखा है एमरल्ड का जहां पे Q-on-Q लेवल पे इनके EBITDA मार्जिन थोड़े से नीचे आए हैं, और आई मीन वो आएगा भी 80% के आसपास EBITDA मार्जिन पहुंच गया, तो और आप उसको और कितना ही बढ़ा लोगे, तो ग्रेजुअल थोड़ा बहुत इनकी डिक्रीज हमको देखने को मिल सकता है इनके मार्जिन के अंदर। ऑपरेटिंग लेवरेज इस क्वार्टर में भी इनको मिला है, पैट ग्रोथ इनका आई थिंक 50%-60% के आसपास आया है, और 10-11 करोड़ का पैट इनका हो चुका है अगर हम 9 मंथ्स के बेसिस पे कंपेयर करें। फिर Q4 अभी पेंडिंग है, और सेम अगर 50-55% का ग्रोथ आता है आपका Q4 के अंदर, तो फुल ईयर का पैट इनका बनता है 14 से 15 करोड़ का। अब वो जो गाइडेंस इन्होंने दिया था ना 2-2.5 साल पहले कि 3 साल में हम पैट को 8 to 10 टाइम कर लेंगे, आई मीन उसके बेसिस पे इसको जज करना या इनको कंपेयर करना मतलब वो रैशनल नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट अब उस कॉन कॉल को मतलब उस गाइडेंस को बार बार रिपीट करता भी नहीं है, ना ही वो पीपीटी में उसको मेंशन करते हैं। और क्लियरली हमने लास्ट 2 क्वार्टर से वो चीज़ डिस्कस भी करी है कि जो इनका ग्रोथ दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग वो जो 32-40 करोड़ का जो पैट का नंबर इनका टारगेट था, वो मतलब नहीं लगता कंपनी अचीव कर पाएगी। इनको मेन हमको जज करना है कंसिस्टेंसी के बेसिस पे, वहाँ पे ये कंपनी अच्छा कर रही है। कॉर्पोरेट ऑनबोर्डिंग आप देखोगे 180 ऑलरेडी कर चुके हैं, अब लेकिन इन्होंने टारगेट दिया था 250
50 का, तो अगेन उस पर भी क्वेश्चन मार्क है कि एक क्वार्टर में आप 70 कॉर्पोरेट्स को कैसे ऑनबोर्ड कर लोगे, तो वो भी हमको देखना है कॉन कॉल में मैनेजमेंट उस पर क्या बोलता है। लेकिन ओवरऑल नंबर्स ठीक है, बस मेन वही है कि एनपीए पे हमको क्लैरिटी चाहिए। इसमें करेक्शन तो बहुत हुआ है, 47% ये स्टॉक करेक्ट हो चुका है अपने हाई से, लेकिन आई बिलीव कि इसके कॉन कॉल के लिए हमको वेट कर लेना चाहिए, क्योंकि वो एनपीए वाला जो पॉइंट है ना उस पर हमको थोड़ा सा क्लैरिटी चाहिए। और प्लस एक बार वो भी मैनेजमेंट बता दे कि एग्जैक्टली क्या ग्रोथ ये टारगेट कर रहे हैं रेवेन्यू में, प्रॉफिट में, क्योंकि वो 8 to 10 टाइम वाला तो लगता नहीं है मैनेजमेंट उसके आसपास पहुंच पाएगा। बाकी रिजल्ट्स इनके अच्छे हैं, लेकिन बेटर है कि कॉन कॉल के लिए हम थोड़ा सा वेट कर लें इसमें। नेक्स्ट है आपका जैगल। जैगल में बहुत करेक्शन हुआ है, मतलब 45% ये स्टॉक करेक्ट हो चुका है। इसका स्टॉक का लेवल होता था पहले 500 550 के आसपास, फिर जब कंसिस्टेंट करेक्शन हुआ पिछले 1 सवा साल में, तो 350 से 400 के बीच में ये होता था। अभी आप पिछले 1 महीने में देखोगे ना तो नॉन स्टॉप स्टॉक गिरता ही जा रहा है। ये आई थिंक बिल्कुल लो पे खड़ा है, 271 का के आसपास का अभी स्टॉक अभी चल रहा है। तो और बिजनेस का कोई ऐसा अपडेट नहीं आया, कोई रिजल्ट, कोई कॉन कॉल या मैनेजमेंट ने कोई इंटरव्यू में कुछ ऐसा नेगेटिव अपडेट दिया ही नहीं है। सारे अपडेट्स जो हैं वो पॉजिटिव ही हैं। कभी वीज़ा के साथ में इनका पार्टनरशिप हो रहा है, कभी किसी ऑयल फ्लीट कंपनी के साथ में इनका टाई अप हो रहा है, कभी मास्टर कार्ड के साथ में इनका टाई अप हो रहा है, क्रेडिट कार्ड का बिजनेस इन्होंने लॉन्च कर दिया। तो सारे अपडेट्स जो हैं वो पॉजिटिव हैं, लेकिन मार्केट जो स्टॉक को रिएक्शन दे रहा है वो काफ़ी नेगेटिव दे रहा है। और अभी इनका पी आप देखोगे तो मतलब 35-36 के आसपास का पी है। फिर फॉरवर्ड पी अगर हम इसका देखने जाएँ तो वो 24 का बनता है। फॉरवर्ड पी इनका FY26 के अर्निंग के बेसिस पे 24 का बनता है। और ये तो आई थिंक जब से हम जैगल को डिस्कस कर रहे हैं तब से सबसे सस्ता अर्निंग इनका, मतलब वैल्यूएशन इनका बन रहा है फॉरवर्ड अर्निंग के बेसिस पे। तो फंडामेंटली बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं दिखता, अपडेट सारे अच्छे हैं। इन्होंने ग्रोथ गाइडेंस भी इंक्रीज किया, 40-45% का ग्रोथ ये टारगेट कर रहे हैं, प्लस मार्जिन भी कंपनी के इंप्रूव होंगे ये FY26 के अंदर। मतलब अब वही पॉइंट है कि स्टॉक गिर रहा है तो हमें क्या बोलते हैं इसको, खामियां थोड़ी सी ज़्यादा दिखती हैं उस बिज़नेस के अंदर। जैसे आप सुनोगे कई लोगों से कि आरओई इसका काफ़ी लो है। अब आरओई इसका पहले भी लो था, मतलब जब ये 500 पे ट्रेड करता था तब भी आरओई लो था। चलो वो तो पिछले साल की बात है। अभी जब Q2 के इनके रिजल्ट्स आए थे एक क्वार्टर पहले, तब भी इसका आरओई लो ही था और वो रिजल्ट अच्छे थे, मैनेजमेंट ने गाइडेंस बढ़ाया। उसके बाद मार्केट ने इसके स्टॉक को अप्रिशिएट भी किया था, 400 के आसपास ये स्टॉक गया था। तो ये जो करेक्शन हुआ है ये तो अभी लास्ट 1 महीने के अंदर हुआ है। आरओई तो इस बिजनेस का कब से लो है, और आरओई क्यों लो है ये भी हमने डिस्कस किया है। इन्होंने फंड रेजिंग करी है बार बार, हालांकि मैनेजमेंट मतलब प्रोमोटर ने अभी वो वारंट्स भी इशू करें, तो वो तो पॉजिटिव है स्टॉक के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मतलब फंडामेंटली एग्जैक्ट आप रीजन ढूंढने जाओगे तो ऐसा कुछ नहीं है। बिजनेस जैसा पहले कर रहा था उससे अच्छा ही कर रहा है। इनफैक्ट वर्किंग कैपिटल हो गया या कैश फ्लो हो गया, वो चीज़ जरूर एक कंसर्न है इनके साथ में, लेकिन उसका भी इन्होंने इस ईयर के स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि FY26 के एंड में हमारा जो कैश फ्लो है वो लगभग ब्रेक इवन पे आ जाएगा और फिर FY27 में हमारा कैश फ्लो पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ, आप बोलोगे कि EBITDA टू CFO कन्वर्जन एकदम 70-80% हो जाए, तो वो तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत छोटा बिजनेस है। अभी धीरे धीरे कैश फ्लो पॉजिटिव ला रहे हैं, फिर उसमें टाइम लगेगा, वो भी आगे का डायरेक्शन आएगा लेकिन उसमें टाइम लगेगा। बट ओवरऑल बिजनेस का आप डायरेक्शन देखोगे ना, तो चाहे ग्रोथ हो, मतलब क्लाइंट्स के साथ में जो ऑनबोर्डिंग इनका चल रहा है, प्रोडक्ट पेनिट्रेशन हो रहा है, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है, मार्जिन इंप्रूवमेंट हो रहा है, आरओई का नंबर आगे बढ़ने का चांस है, और वर्किंग कैपिटल कैश फ्लो वो भी आगे इंप्रूव होने का चांस है। तो फंडामेंटली कोई वैलिड रीजन ऐसा दिखता नहीं है जैगल का जो बहुत खराब हो जिसकी वजह से ये स्टॉक गिरा हो। तो बाकी सारी चीज़ें तो ठीक ही लग रही हैं। तो 45% का करेक्शन और डील आप यहाँ से देखोगे ना, अगर रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मतलब काफ़ी ठीक लगता है। Q3 का इनका बाकी जब रिजल्ट आएगा तो डिस्कस करेंगे किस तरीके के इन्होंने आगे की कमेंट्री दी है। फिर आपका नेक्स्ट आता है ब्रोकिंग इंडस्ट्री से एंजल वन। एंजल वन के Q3 के नंबर्स अच्छे थे। Q1Q लेवल पे इनका रेवेन्यू ग्रो किया आई थिंक 11-12% के आसपास का। फिर EBITDA मार्जिन जो इनका ये FY26 एग्जिट का टारगेट था 40-45%, Q1Q लेवल पे इनका मार्जिन लगभग 5% इंप्रूव हो गया। प्लस इनका वो रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन भी अच्छा हो रहा है। ब्रोकिंग बिजनेस अब इनका 58% कंट्रीब्यूट करता है और जो नॉन ब्रोकिंग है उनका रेवेन्यू शेयर बढ़ रहा है। क्रेडिट प्रोडक्ट जो है इनका, उसका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा चल रहा है। फिर वेल्थ मैनेजमेंट वाला बिजनेस भी काफ़ी अच्छा कर रहा है। उसमें भी मतलब वो जो क्लाइंट ऑनबोर्डिंग देखोगे आप तो काफ़ी सही वर्क कर रहा है कंपनी के लिए। प्लस इनका टारगेट है कि अगले 1 साल में एंजल वन के ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म पे जो HNI क्लाइंट्स है ना, मतलब जो ये खुद से अपना ये ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में, उनको ये अपना वेल्थ मैनेजमेंट के सर्विस के अंदर लेकर के आएंगे, ताकि मतलब एग्जिस्टिंग क्लाइंट से हम ज़्यादा प्रोडक्ट उनको हम सेल कर पाएंगे। तो वो सारा इनका प्लान है आगे चल के। तो ठीक है नंबर्स वगैरह, लेकिन मतलब जो अभी मार्केट है ना, जिस तरीके की हम वोलेटिलिटी देख रहे हैं, तो ब्रोकिंग स्टॉक्स से मतलब थोड़ा सा अभी दूर रहें, वही ज़्यादा बेटर लगता है, क्योंकि पता नहीं है कि ये कब तक चलेगा। और अर्निंग वोलेटिलिटी इस क्वार्टर तो अच्छा आया, अगले क्वार्टर क्या होगा, अगले क्वार्टर क्या होगा, तो उसको लेकर के थोड़ा सा मतलब कंसर्न ही लगता है। तो उस पॉइंट से मतलब नंबर्स ठीक है, रडार पे रख सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ बहुत इंटरेस्टिंग अभी एंजल वन लग नहीं रहा। फिर है अगला आपका आनंद राशि स्टॉक एंड ब्रोकर्स। नंबर्स बहुत अच्छे हैं इनके भी, और इनका भी आगे का टारगेट है कि 50-50% हमको कर देना है।
50% ब्रोकिंग बिजनेस का रेवेन्यू, 50% नॉन ब्रोकिंग बिजनेस का रेवेन्यू। ये एक चीज़ इन्होंने गाइडेंस दिया है कि हमारा जो क्लाइंट बेस है ना, हमारा टारगेट है कि एक क्लाइंट को हम मिनिमम 3 प्रोडक्ट्स के अंदर लेकर के आएंगे। जैसे अगर एक क्लाइंट हम अपने बिजनेस में लेके आए और वो हमारे साथ ब्रोकिंग में मान लो कैश में डील करता है, तो हमारा टारगेट होगा हम उसको F&O में भी लाएंगे, हम उसको म्यूचुअल फंड भी सेल करेंगे, PMS भी सेल करेंगे, मतलब पर क्लाइंट मिनिमम 3 प्रोडक्ट हम उसको सेल करेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा क्रॉस सेल रेशियो बढ़ेगा और ऑपरेटिंग लेवरेज बढ़ेगा, बिजनेस की अर्निंग्स पे कंट्रोल अच्छा आएगा। अभी रेवेन्यू वगैरह का इन्होंने गाइडेंस दिया नहीं है, लेकिन पहले किसी इंटरव्यू में इन्होंने बोला था कि पैड ग्रोथ हम मीडियम टर्म में देख रहे हैं 25 से 30% के रेट से ग्रो कर सकते हैं। इस क्वार्टर के नंबर भी अच्छे आए हैं, 25% ये स्टॉक करेक्ट हो चुका है अपने हाई से, लेकिन मतलब वही है, जो ब्रोकिंग का अभी चल रहा है माहौल, उसके बेसिस पे थोड़ा सा लगता है कि अवॉइड करें या वेट कर लें, वो ज़्यादा बेटर है। हालांकि अगर मुझे थोड़ा सा डिफरेंट ब्रोकिंग प्लेयर चाहिए तो ये उस कैटेगरी के अंदर है। डिफरेंट इन द सेंस कि ये प्योर ब्रोकिंग पे डिपेंडेंट नहीं है, ये क्लाइंट पेनिट्रेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है कि मतलब एक क्या बोलते हैं उसको, कि जो स्टेबल क्लाइंट है ना, मतलब जिसकी अर्निंग अच्छी आ रही है, जिसका कैश फ्लो अच्छा है और उसको फ्यूचर के लिए ब्रोकिंग सर्विसेज चाहिए प्लस साथ में वेल्थ सर्विसेज भी चाहिए, तो उस तरीके का बिजनेस मॉडल है ये। यानी कि मार्केट शेयर गेन पे फोकस नहीं करते, क्लाइंट के वॉलेट शेयर गेन पे ज़्यादा फोकस करते हैं, तो वो पॉइंट है। पर वही है, ब्रोकिंग की जो वोलेटिलिटी है उसको देख करके लगता है थोड़ा सा वेट एंड वॉच अभी करना चाहिए इसके स्टॉक के साथ में। नेक्स्ट है आपका मोतीलाल ओसवाल, 31% डाउन है अपने हाई से। और मतलब अब ये बिजनेस के फंडामेंटल तो खैर कुछ ऐसे ख़राब हुए नहीं है अभी, लेकिन न्यूज़ में बहुत रहते हैं ये। मतलब इनका जो म्यूचुअल फंड का बिजनेस है, अलग अलग स्कीम जो है, कभी मिड कैप बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आप सुनोगे, कभी कोई फंड मैनेजर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है किसी कंपनी के साथ में, तो उस हो सकता है शायद उस वजह से इतना ज़्यादा करेक्शन हो। क्योंकि इसी में आप देखोगे नुवामा को, वो भी वेल्थ मैनेजमेंट का स्टॉक है, तो उसका करेक्शन मतलब वो अपने हाई से सिर्फ 20-22% नीचे है और इसमें 30-31% का करेक्शन है। अभी इनके रिजल्ट कल आएंगे तो देखते हैं कैसे नंबर्स हैं। मोतीलाल का Q3 का वेल्थ मैनेजमेंट का बिजनेस अच्छा नहीं करेगा, क्योंकि वेल्थ मैनेजमेंट में जो ब्रोकिंग का बिजनेस है, वो तो जैसे बाकी ब्रोकर्स के आप नंबर देख रहे हो, इनके भी ऐसे ही रहेंगे। इन्होंने पहले भी गाइडेंस दिया था Q3 अच्छा नहीं होगा, Q4 से हमारे नंबर्स थोड़े से बेटर होने स्टार्ट होंगे। प्लस इनका जो AMC का बिजनेस है, शायद उसमें भी हमको M2M थोड़ा सा इंपैक्ट हो, रेवेन्यू वगैरह गिरे। प्राइवेट वेल्थ का बिजनेस इनका अच्छा कर रहा है, क्लाइंट बोर्डिंग कंपनी अच्छी कर रही है, प्रोडक्टिविटी उसमें इंप्रूव कर रही है, एक्सपेंशन वगैरह भी कर रहे हैं, नए नए RM वगैरह हायर कर रहे हैं, तो वो चीज़ है। लेकिन मतलब वेल्थ मैनेजमेंट में अगर मुझे मोतीलाल देखना है, नुवामा देखना है, तो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि सिर्फ मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नहीं देख सकता, मुझे ये देखना है कि अगला 5 साल 10 साल इंडस्ट्री में क्या अपॉर्चुनिटी है और उस पॉइंट से मुझे इनका बिजनेस मॉडल कितना ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे पर्सनली मुझे नुवामा थोड़ा सा ज़्यादा बेटर लगता है, और वैल्यूएशन कंफर्ट भी है नुवामा के साथ में। इसका भी कॉल कल है, तो देखते हैं मैनेजमेंट इस पर क्या कमेंट्री देता है। तो करेक्शन दोनों स्टॉक्स में 30% मोतीलाल, 22% नुवामा, एंड दोनों अगर मुझे बिल्ड करना है तो स्टैगर्ड अप्रोच हो और एक लॉन्ग टर्म माइंडसेट के साथ में करना है। अच्छी चीज़ ये है कि ये जैसे कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं ना जो गिर तो गए हैं लेकिन अभी भी वैल्यूएशन वाइज बहुत महंगे लगते हैं, तो उस वाली कैटेगरी में नहीं है। हाँ, मोतीलाल का ये चीज़ हो सकता है कि अगर कल थोड़ा बहुत उनका मार्क टू मार्केट वगैरह किसी सेगमेंट का खराब आया तो उसकी वजह से मार्केट थोड़ा रिएक्शन दे सकता है, उनके स्टॉक को और ज़्यादा मतलब प्रेशर में रह सकता है, तो इसलिए थोड़ा सा वेट कर ले। लेकिन अदरवाइज ये थीम जो है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ये जो पूरी वेल्थ मैनेजमेंट की थीम है, ब्रोकिंग से ज़्यादा कंट्रोल है यहाँ पे बिजनेस पे, मतलब बिजनेस को अपने क्लाइंट्स के ऊपर। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो अर्निंग की प्रेडिक्टेबिलिटी, वोलेटिलिटी, ये सारी चीज़ें अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। फिर आपका नेक्स्ट आता है CDSL बहुत हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। वैसे तो 27-28% का करेक्शन है, लेकिन अभी भी आप PE देखोगे 58-59 का है। अब पॉइंट वही है कि इसमें भी लॉन्ग टर्म में ग्रोथ अच्छी है, लेकिन मेरा एंट्री मैं किस प्राइस के ऊपर कर रहा हूँ वो भी तो मैटर करता है ना। तो ये 58-59 का जो PE है ये बहुत बहुत ज़्यादा महंगा लगता है, स्पेशली इस मार्केट के अंदर। किसी को पता नहीं है Q3 Q4 कब तक ये चीज़ कंटिन्यू रहेगी, और वहाँ पे इनकी इनकम्स के ऊपर प्रेशर, मतलब मार्जिन के ऊपर वो प्रेशर कंटिन्यू रहेगा। तो CDSL मतलब करेक्शन जरूर है, लेकिन डील कुछ खास ऐसी अभी लगती नहीं है। फिर है आपका कैम्स के भी रिजल्ट आए अभी इसी वीक के अंदर, तो अच्छे नंबर्स हैं। अब ग्रोथ आप मतलब देख के बोल सकते हो कि कुछ खास नहीं आई है, लेकिन कैम्स का क्या हुआ है ना, लास्ट ईयर वो AMC जो है इनके क्लाइंट, उनके साथ में इनका जो डील होता है, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो रीनेगोशिएट हुए हैं, तो इनके ईल्ड्स थोड़े से कम हुए हैं। हालांकि मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में बोला है कि जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ईल्ड हमारे गिरेंगे, उससे ज़्यादा बेटर हमने कंट्रोल दिखाया है, और आगे का इनका गाइडेंस अच्छा है। मतलब एक तो मार्जिन बहुत अच्छे थे इनके, इस क्वार्टर में ऑल टाइम हाईएस्ट मार्जिन इन्होंने बनाए थे बिट्टा लेवल पे, 47% का बिट्टा मार्जिन है। प्लस अगले 1.5 साल के लिए इनका मतलब एक कमेंट्री है कि हमारे जो टॉप 5 AMC है ना, टॉप 5 मतलब टॉप 5 क्लाइंट आप बोल लो जिनसे सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है,
उनसे जो कॉन्ट्रैक्ट हमारा चेंज होना है, रिन्यू होना है, वो अगले 18 मंथ तक नहीं होगा। मतलब अगले 18 मंथ तक हमारा सेम कॉन्ट्रैक्ट बना रहेगा। तो यील्ड पे प्रेशर यहाँ से अगले 1-1.5 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा नहीं रहेगा कैम्स के ऊपर। तो रिजल्ट अच्छे हैं, कमेंट्री भी अच्छी है कंपनी की, पर प्रॉब्लम इनका भी वही वैल्यूएशन का है। मतलब 38-39 का पी है, और साथ में आप ग्रोथ वगैरह ऐड कर दोगे तो मैनेजमेंट का टारगेट है, जो नॉन म्यूचुअल फंड इनका बिजनेस है वो तो 20-25% पे ग्रो करेगा, लेकिन जो कंसोलिडेटेड लेवल पे आप देखोगे तो कंपनी वही मिड टीन के आसपास का ग्रोथ टारगेट करी है। तो उस पॉइंट से अगर हम देखें तो बेटर डील्स अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन नंबर्स इनका ठीक ठाक आया था। फिर आपका एफएमसीजी स्पेस में मनोरमा इंडस्ट्रीज, इसमें तो मतलब कुछ कोई खबर नहीं, कोई न्यूज़ नहीं, बस स्टॉक गिरता गया। तो 40% के आसपास का करेक्शन हो चुका है स्टॉक में अगर हम हाई से कंपेयर करें। इनका भी रिजल्ट इस वीक में आएगा, कॉन कॉल भी कर रही है मैनेजमेंट इस बार Q3 में। आई थिंक Q1 में इन्होंने नहीं किया था, तो वहाँ पे हमको और क्लैरिटी मिलेगा एक्सपेंशन का क्या प्लान है, नई कैपेसिटी कब तक आ जाएगी, टाइम पे है, डिले तो नहीं हुआ। बाकी इनका अगर आप मतलब Q2 के बेसिस पे देखो तो सारी चीज़ें ठीक ही चल रही है। 1200 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू ये बहुत आराम से कर सकते हैं। प्रॉफिट पूरे साल का अगर आप कंजर्वेटिव व्यू भी लेके चलोगे तो भी 200 करोड़ का पैट कंपनी का आराम से बनता है। और पहले हमने जब पी वगैरह इनका देखा था तब बनता था 45-50 के बीच में। अभी आप देखोगे तो इनका करंट पी 30s में आ गया है। फॉरवर्ड पी आप देखोगे तो यही 30 से 35 के आसपास का बनता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये FY26 के लिए, आप अगर फ्यूचर भी देखो तो मैनेजमेंट एक्सपैंड कर रही है। और मतलब एक जो इनके बिजनेस में प्रॉब्लम रहता है वर्किंग कैपिटल का, जैसे इन्वेंट्री में इनका बहुत ज़्यादा पैसा अटका होता है, क्योंकि बिजनेस मॉडल ही इसी तरीके से पहले से आपको एडवांस में सीड्स वगैरह स्टोर करके रखने पड़ते हैं। तो इन्होंने वो जो अफ्रीका के अंदर जो एक नया फैसिलिटी ये लेकर के आ रहे हैं अपने प्रोक्योरिंग को इंप्रूव करने के लिए, आगे चल के इनके वर्किंग कैपिटल को भी वो इंप्रूव कर सकता है। तो मैनेजमेंट जो है एक्सपेंशन भी कर रही है। फिर इंटरनेशनल मार्केट में भी किसी कंट्री में ये एक नई फैक्ट्री लगा रहे हैं ताकि वहाँ के जो नियर बाय क्लाइंट्स हैं बड़े बड़े, उनको हम ऑन बोर्ड कर पाएँ। तो सब चीज़ कर रहे हैं, ये ग्रोथ कर रहे हैं, एक्सपेंशन कर रहे हैं, प्लस अपने वर्किंग कैपिटल को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं वो सारी चीज़ें मैनेजमेंट कर रहा है। और वैल्यूएशन वाइज आप देखोगे तो डील अच्छी लगती है। बाकी यहाँ रिजल्ट जब आएगा, कौन कॉल आएगा, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद आपका आता है कल्याण ज्वेलर। बहुत करेक्शन हुआ है, मतलब 40% के आसपास जो है स्टॉक करेक्ट हो चुका है। कल्याण का अगर यहाँ से 25-30% का करेक्शन और होगा ना तो ये उस लेवल पे आ जाएगा जहाँ पे इसको मैंने फर्स्ट टाइम ट्रैक करना स्टार्ट किया था। तो होपफुली वो लेवल ना आए। 40% का करेक्शन है, और मतलब कोई रीज़न नहीं है, कोई रीज़न नहीं है। अभी कुछ टाइम पहले Q3 का बिजनेस अपडेट आया था, अपडेट अच्छा था, क्योंकि अपडेट आने के बाद ही आप देखो मार्केट ने पॉजिटिव रिएक्शन भी दिया था, स्टॉक थोड़ा बहुत भागा भी था, 500 का लेवल क्रॉस कर दिया था, और फिर ये पिछले 2 हफ्ते के अंदर वापस से हमने इस तरीके का करेक्शन देखा है। तो फंडामेंटली कोई रीज़न नहीं है, एक्सपेंशन कंपनी ने अच्छा किया है। हाँ, वो एक थोड़ा सा है कंसर्न कि जो पूरे साल का स्टोर का टारगेट था, क्या वो ये एग्जैक्टली अचीव कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। लेकिन मतलब ऐसा आप बोल दो कि एक्सपेंशन खतरे में है, अगले साल भी कंपनी स्टोर ओपन नहीं करेगी, इस तरीके का तो कोई मतलब व्यू दिखता नहीं है। क्योंकि अभी भी आप देखो तो 20-25% से स्टोर एक्सपेंशन कंपनी का चल रहा है, और बाकी रेवेन्यू वगैरह तो ग्रो कर ही रहा है। प्लस अगर आप इनका Q3 देखोगे, ये Q3 FY26 का जो प्रॉफिट एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है कंपनी का, उसमें बहुत सॉलिड ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, क्योंकि 40-44% से तो रेवेन्यू ग्रो किया है। प्लस लास्ट ईयर Q3 में इंपोर्ट ड्यूटी की वजह से आपका जो प्रॉफिट है वो थोड़ा सा इंपैक्ट हो गया था। तो YOY लेवल पे Q3 में अर्निंग ग्रोथ बहुत अच्छी आएगी। फिर Q4 में अगर 25-20%, 30% के आसपास भी ग्रोथ आता है तो भी फुल ईयर का जो पैट है ना इनका, वो बहुत आराम से 1150-1200 करोड़ के रेंज में बनता है। तो कल्याण का फॉरवर्ड पी मतलब बहुत टाइम के बाद जो है ना वो 30s में हम देख रहे हैं, और अगले साल का भी स्टोर एक्सपेंशन कंपनी यही कर रही है 20 से 30% के रेंज में। तो 20-25% का टॉप लाइन ग्रोथ, अर्निंग ग्रोथ, और साथ में आपका स्टोर एक्सपेंशन। तो उस पॉइंट से आप देखोगे तो डील ठीक लगता है कल्याण का। हाँ, इनका रिजल्ट अभी आई थिंक फरवरी में आएगा, फर्स्ट वीक में, तो कॉन कॉल में हमको और उस पर ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। फिर नेक्स्ट है आपका PN गडगिल। PN गडगिल का भी बिजनेस अपडेट अच्छा था। इनमें वैसे करेक्शन इतना ज़्यादा है भी नहीं, 20% स्टॉक सिर्फ करेक्ट हुआ है अगर हम पीक लेवल से कंपेयर करें। बाकी मतलब 30-35% पे ये ग्रो कर ही रहे हैं। एक ही चीज़ हमको इनका देखना है कॉन कॉल के अंदर कि जो नए स्टेट्स के अंदर ये एंटर कर रहे हैं वहाँ पर रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है। मतलब टाइमली कंपनी उसको ब्रेक इवन कर लेगी, पे बैक पीरियड ठीक रहना चाहिए, बस वही चीज़ देखनी है। बाकी महाराष्ट्र में तो ये स्ट्रॉन्ग है ही, रेवेन्यू ग्रोथ आ ही रहा है, और प्रोडक्ट मिक्स चेंज हो रहा है, तो कंपनी के मार्जिन भी इंप्रूव हो रहे हैं। और अगर आप इनका भी फॉरवर्ड पी देखोगे तो 20s में है। तो PN गडगिल का भी डील जो है, मतलब PN गडगिल तो है ही ना, पूरे रिटेल ज्वेलर स्पेस में हम बोल सकते हैं सबसे बेस्ट डील है। बस Q3 का जो ओवरऑल कॉन कॉल है वो भी अच्छा जाए कंपनी का। फिर रिटेल ज्वेलरी में ही आपका सेंको गोल्ड भी बहुत अच्छा है, मतलब 44% करेक्ट हो चुका है। ये Q3 का बिजनेस अपडेट उनका अच्छा आया है। सेंको का जो अर्निंग ग्रोथ है वो H2 में बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा। आई थिंक सबसे बेस्ट अर्निंग ग्रोथ हम देख सकते हैं सारे रिटेल ज्वेलर्स में से। मतलब ये जो 3 मेन है, कल्याण, PN गडगिल, टाइटन हो गया, और आपका ये सेंको, इन तीनों चारों में सबसे बेस्ट अर्निंग ग्रोथ शायद सेंको रिपोर्ट कर सकती है, क्योंकि लास्ट ईयर का Q3 इनका बहुत खराब गया था, तो वो लो बेस इफेक्ट का
एडवांटेज इनको मिलेगा। प्लस सेंको अगर आप मीडियम टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखोगे तो स्टोर एक्सपेंशन इनका रहता है 12-13% के आसपास। एसएसजी कंपनी बहुत आराम से 10-12% बना सकती है, बट अगर आप कंजर्वेटिवली भी एज्यूम करो तो भी 18-20% का टॉप लाइन ग्रोथ कंपनी मेंटेन कर सकती है। थोड़ा बहुत ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा तो 20-25% का आपका पैट ग्रोथ हो गया, और उसके ऊपर से आप इसका पी देखोगे तो 12-13 के आसपास का है। तो सेंको का भी डील अच्छा है। मतलब गाडगिल मेरे को पसंद है या कल्याण मेरे को अच्छा लगता है, उसके लिए मैं ये नहीं बोल सकता कि सेंको खराब है। सेंको ऑफ कोर्स स्टोर एक्सपेंशन स्लो करता है बाकी दोनों प्लेयर से, और उसका मेन रीजन है इन्वेंट्री टर्नओवर। अगर आप सेंको का इन्वेंट्री टर्नओवर देखोगे ना तो आई थिंक इंडस्ट्री में सबसे वीकेस्ट इन्वेंट्री टर्नओवर है। सबसे अच्छा तो पीएन गाडगिल का है, क्योंकि अभी तक वो सिर्फ महाराष्ट्र में था, 150 साल की उसकी वो वहाँ पे लीगेसी है, तो उनके पास में वो एडवांटेज है। कल्याण का भी इन्वेंट्री टर्नओवर हेल्दी है, लेकिन सेंको का इन्वेंट्री टर्न इतना अच्छा नहीं है, तो इसलिए कंपनी उस पेस से स्टोर को एक्सपैंड करती है। और लेकिन अगर आप रिटर्न रेशियो देखो, मतलब जो कैपिटल पे ये रिटर्न बनाते हैं, बाकी सारी चीज़ें, वो सब तो अच्छा है। तो वैल्यूएशन के साथ में आप कंपेयर करोगे तो सेंको का डील भी यहाँ से अच्छा लगता है। फिर आपका B2B स्पेस में स्काई गोल्ड का Q3 का कोई अपडेट आया नहीं है, लेकिन वही जो इनका गाइडेंस है पूरे साल का, उसके अकॉर्डिंग बिजनेस अच्छा कर रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी की ग्रोथ अच्छी है, और अगले साल का जो इनका टारगेट है 75-7600 करोड़, बिल्कुल ऑन ट्रैक कंपनी लग रही है। स्टॉक का पी आप देखोगे तो 25 के आसपास का है, तो मतलब ओवरऑल डील ठीक ही लगता है। स्काई गोल्ड का बस एक ही चीज़ हमको ट्रैक करना है, ग्रोथ वगैरह प्रॉफिटेबिलिटी सब कुछ ठीक है, ऑन ट्रैक है। आपका जो कैश फ्लो का गाइडेंस है कि FY27 तक जो पॉजिटिव हो जाएगा वो बिल्कुल डायरेक्शन में रहना चाहिए। Q2 तक अच्छा था, अब देखते हैं Q3 में मैनेजमेंट क्या बोलता है। फिर नेक्स्ट है आपका शांति गोल्ड का Q3 का अपडेट आया है, अच्छा अपडेट है। वॉल्यूम ग्रोथ कम था उनका, मेन वो इन्वेंट्री गेन एक्सपेक्टेड है, तो पैड ग्रोथ भी उनका अच्छा आ सकता है। वैल्यूएशन वाइज आप देखोगे तो शांति गोल्ड भी अच्छा लगता है, मतलब लगभग 30% का करेक्शन है। पर पॉइंट ये है ना कि स्काई गोल्ड के पास में जो क्लाइंट बेस है और जो मतलब उनकी जो नई कैपेसिटी पे वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसकी वजह से थोड़ा सा मतलब थोड़ा क्या ज़्यादा कन्विक्शन स्काई गोल्ड के ऊपर बनता है। शांति गोल्ड भी स्टॉक यहाँ से पैसा बना सकता है क्योंकि काफ़ी लो वैल्यूएशन के ऊपर है, और इनका आई थिंक वो अप्रैल के अंदर न्यू कैपेसिटी आ जाएगी। प्लस इसका प्रोडक्ट मिक्स भी अलग है, तो उसमें मतलब मार्जिन भी अच्छे होते हैं वो 22 कैरेट वाले के अंदर। बस ये देखना है शांति गोल्ड में कि जो स्काई गोल्ड ने अपना इतना स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस बनाया है, क्या शांति गोल्ड उस डायरेक्शन में जा पाता है, नहीं जा पाता है। अगर वो चीज़ वो कर पाते हैं, वो सारे बड़े क्लाइंट्स को लेकर के आ पाते हैं अपने पास में और वॉलेट शेयर गेन ये कर पाते हैं, तो शांति गोल्ड में भी बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल यहाँ से उनके स्टॉक के अंदर हम देख सकते हैं। लेकिन करंट लेवल पे आप देखोगे तो जो स्काई गोल्ड का एडवांटेज है प्लस एक्सपोर्ट में जो कंपनी ग्रो कर रही है, उसके बेसिस पे ज़्यादा इंटरेस्ट स्काई गोल्ड के अंदर लगता है। लेकिन दोनों में वैल्यूएशन वाइज आप देखोगे और अगर परफॉर्मेंस अच्छी रही तो अपसाइड दोनों में ठीक ठाक लगता है। फिर आपका ज्वेलरी में ही RBZ आता है। RBZ का भी वही केस है, मतलब नंबर्स ठीक हैं लेकिन इनका प्रॉब्लम है प्रिडिक्टेबिलिटी का। इनका रेवेन्यू और जो प्रॉफिट का नंबर है, मतलब उस पर असेस करना डिफिकल्ट होता है कि जो गाइडेंस इन्होंने दिया है डिलीवर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बिजनेस मिक्स इसी तरीके से है, कभी जॉब वर्क बढ़ता है, कभी वो जो होलसेल है उसका वॉल्यूम कम रह जाता है, तो वो सारी चीज़ें हैं। बाकी आप वैल्यूएशन वाइज देखोगे तो ठीक है, मतलब 12-10 के आसपास का पी है, बिजनेस ग्रोथ 20-25% के आसपास चल रहा है, और मतलब हाई से आप देखोगे तो 39% ये स्टॉक भी करेक्ट हो चुका है। पर प्रॉब्लम वही है कि कितनी कंसिस्टेंसी रहती है नंबर्स के अंदर। नेक्स्ट है आपका टाइमेक्स। तो टाइमेक्स भी एक्चुअली 32% करेक्ट हो चुका है अपने हाई से, और अभी तो ये बिल्कुल उस प्राइस पे आ रहा है जो 270-275 का OFS आया था इनकी मैनेजमेंट की तरफ से, उस प्राइस के आसपास आ रहा है। टाइमेक्स का पी भी देखो आप, तो पहले 70-80 था, अभी 50 के आसपास है, और फॉरवर्ड पी इनका बन रहा है लगभग 44-45 के आसपास, क्योंकि 45 करोड़ का पैट इन्होंने कर दिया है फर्स्ट हाफ में। तो आप 20-25 करोड़ का पैट भी करते हो तो 60-65 करोड़ का पैट आपका बहुत आराम से हो जाता है FY26 के अर्निंग में, मतलब एंडिंग के ऊपर। इनका फॉरवर्ड पी वही 40-45 का बन रहा है। टाइमेक्स में मेन जो मेरा थोड़ा सा वो रेजिस्टेंस रहता है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, कि मैनेजमेंट कॉल नहीं करती। तो मतलब किसके बेसिस पे असेस करें कि क्या कंपनी का एक्सपेंशन प्लान है, क्या ग्रोथ प्लान है, ई कॉमर्स में किस तरीके का ट्रैक्शन ये देख रहे हैं, वो सारी चीज़ों को लेकर के थोड़ा सा अनसर्टेनिटी रहता है। बाकी मतलब ठीक है, और अर्निंग ग्रोथ अच्छा मिल रहा है, ऑपरेटिंग लेवरेज इनको ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन मतलब मुझे लगता है 60-65 करोड़ के आसपास का ही पैट टोटल बनेगा कंपनी का FY26 का। तो वैल्यूएशन वाइज ठीक है, लेकिन मतलब मैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं हूँ टाइमर्स को लेकर के। मेन पॉइंट वही है कि क्लैरिटी नहीं है यहाँ पे कि मैनेजमेंट आगे क्या एक्सपेंशन देख रहा है, क्या गाइडेंस वगैरह है इनका ग्रोथ को लेकर के। फिर इसी में आता है आपका आदित्य विजन का, मतलब ज़्यादा करेक्शन हुआ नहीं है, 19% के आसपास स्टॉक वैसे करेक्ट हुआ है हाई से, और इनका ये Q3 काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि वो जो बिहार में इलेक्शन हुआ है, गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा कैश वहाँ पे बांटा है लोगों को, तो जो आपके ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं, AC वगैरह हो गया या मोबाइल फ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गया, लोग इसमें ठीक ठाक परचेजिंग करेंगे। प्लस Q1 ऑफ FY27 अगर समर अच्छा रहा तो वहाँ पे भी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है, बट वही है वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई है, तो उसको देख करके हमको चलना है।
फिर आपके ये वैल्यू फैशन रिटेलर्स आते हैं, वी मार्ट, बाजार स्टाइल, ये सारे प्लेयर्स वगैरह। तो वी मार्ट को तो अभी हमने डिस्कस किया है कुछ टाइम पहले, कंपनी ठीक कर रही है, और बाजार स्टाइल को भी आप उसी कैटेगरी में ऐड कर दो। तो जैसे V2 को आप देखोगे, तो अगर मुझे ये पूरे रिटेल में सबसे बेस्ट प्लेयर देखना है तो ऑफकोर्स V2 ही है, चाहे मैं स्टोर एक्सपेंशन देखूँ, मार्जिन्स देखूँ, प्रॉफिटेबिलिटी देखूँ, ग्रोथ देखूँ, सारे मैट्रिक पे V2 बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन क्या है ना कि जो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि अगर किसी इंडस्ट्री में बहुत अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, जैसे मतलब हाई डबल डिजिट से लेकर के मिड टीन, हाई टीन तक का आपका वैल्यू फैशन रिटेल हो गया, रिटेल ज्वेलरी हो गया, हॉस्पिटल भी उस कैटेगरी के अंदर आता है। तो अगर किसी इंडस्ट्री में ग्रोथ मतलब आउटलुक इतना अच्छा है, अपॉर्चुनिटी इतनी अच्छी है, तो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा सेफ लगता है कि मैं 2 प्लेयर के साथ में बैट करूँ। V2 तो अनडाउटेडली मतलब लीडर है ही। अगेन उसमें जो करेक्शन हुआ है अभी, ये कितना करेक्ट हो गया V2 भी 30% के आसपास करेक्ट हो गया अपने हाई से, तो कोई रीज़न नहीं है। अपडेट इसका भी अच्छा आया था, 60% का ग्रोथ इन्होंने दिखाया ये Q3 के अंदर। और आप अगर पैट वगैरह देखोगे या फॉरवर्ड पी देखोगे, तो स्टॉक का लगभग वही 40s के आसपास आ रहा है। 130-140 करोड़ का पैट कंपनी बहुत आराम से इस साल कर सकती है। फिर अगले साल के लिए भी 150 के आसपास का स्टोर ये प्लान कर रहे हैं। तो मतलब बिजनेस में कोई ऐसा नेगेटिव नहीं है, लेकिन पॉइंट क्या है कि मेरा ना थोड़ा सा रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाता है अगर मैं 2 प्लेयर के साथ में बैट करूं इतने हाई ग्रोइंग सेक्टर के अंदर। और ऐसा नहीं है कि मतलब बाकी के जो प्लेयर्स हैं वो बहुत खराब कर रहे हैं। वी मार्ट अभी हमने परसों ही डिस्कस किया कि जो चीज़ें कंपनी कर रही है, बुरा फेज जा चुका है, कंसिस्टेंटली ग्रोथ भी इंप्रूव हो रही है, आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ रही है, मार्जिन इंप्रूवमेंट का भी स्कोप है, तो आपका ROC डबल से ज़्यादा हो जाएगा अगले 2-2.5 साल के अंदर। वी मार्ट के साथ में बाजार स्टाइल सेम कैटेगरी के अंदर आता है, आप उसका भी स्टोर एक्सपेंशन देखो, जितना वो गाइडेंस देते हैं उससे बेटर वो करते हैं। ग्रोथ देखो कंसिस्टेंट है, 30-40% के रेट से वो ग्रो करते हैं। और साथ में आप वैल्यूशन वगैरह देखो, EV/EBITDA पे कंपेयर करो या PE के बेसिस पे कंपेयर करो, तो दोनों अंडर वैल्यूड है, वी मार्ट और आपका बाजार स्टाइल। तो दोनों में वैल्यूएशन रीरेटिंग का भी स्कोप है, और साथ में ग्रोथ वगैरह तो वो कंपनी डिलीवर कर ही रही है। तो ये 3 आपके एक तरीके से बेस्ट प्लेयर है। V2 तो अनडाउटेडली है ही, लेकिन इसके साथ में मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे को इतना हाई ग्रोइंग इंडस्ट्री प्ले करना है तो मैं 2 प्लेयर के साथ में करूँ, वो ज़्यादा सेफ्टी मुझे देगा। फिर आपका नेक्स्ट आता है पॉलीकैब और KEI वगैरह। तो इनका तो अभी हमने कंपैरिजन किया ही था। पॉलीकैब एक्चुअली मुझे बहुत टाइम के बाद काफ़ी अच्छा लगा है अपॉर्चुनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसका मेन रीज़न ये है कि मतलब स्टॉक ज़्यादा चला नहीं है। मतलब बिजनेस के फंडामेंटल्स तो अच्छे रहे हैं हमेशा से। अभी पिछला 9 महीना आप देखो, अर्निंग ग्रोथ काफ़ी अच्छी रही है, लेकिन मार्केट ने उसके अकॉर्डिंग उसके स्टॉक को रिवॉर्ड नहीं किया। तो उससे हुआ क्या है कि मतलब डील वाइज अगर आप देखो, रिस्क रिवॉर्ड अगर आप देखो, तो पॉलीकैब का काफ़ी अच्छा लगता है। 15% के आसपास का करेक्शन है इसका हाई से, और ये केबल वायर भी उसी सेगमेंट के अंदर आता है कि पूरी इंडस्ट्री में मिड टीन से लेकर के हाई टीन ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, और पॉलीकैब मार्केट लीडर फिर भी 30-40% पे ग्रो कर रहा है। मार्जिन्स कंपनी के बीच बीच में इंप्रूव भी होते हैं, तो ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिलता है, अर्निंग ग्रोथ और अच्छी हो जाती है। तो पॉलीकैब जैसा एक लीडर, प्लस इसके साथ में आप देखो जो भी ये स्मॉल प्लेयर्स हैं, जैसे डायनामिक है, डेल्टन है, ये दोनों में, इन दोनों के भी आप वैल्यूएशन देखो काफ़ी करेक्ट हो गया है। 47% का करेक्शन है डायनामिक के अंदर, डायनामिक केबल का आई थिंक कल रिजल्ट है। डेल्टन में लगभग 50% का करेक्शन है। इसका PE पहले होता था 60 का, 70 का, अब आप देखो कितना नॉर्मलाइज हो गया है। और डेल्टन मतलब वो तो पूरे इंडस्ट्री में सबसे हाई रेट से ग्रो कर रहा है। कैपेसिटी का प्रॉब्लम था उनका, लास्ट क्वार्टर में उनके पास में न्यू कैपेसिटी भी आ गई है, और 30 से 35% का ग्रोथ वो टारगेट कर रहे हैं। ROE उस बिजनेस का काफ़ी अच्छा है, और प्लस आगे इंप्रूव होता जा रहा है। ऑर्डर बुक आप देखो लास्ट क्वार्टर में Q1Q लेवल पे लगभग 20-30% पे ग्रो किया था। तो पॉलीकैब और आपका ये डेल्टन केबल, ये दोनों मतलब करेक्शन के बाद काफ़ी ठीक लगते हैं। इसके अलावा KI का भी अच्छा अपडेट आया है, 17% स्टॉक करेक्ट हो चुका है अपने हाई से। लेकिन पॉइंट वो है कि अगर मुझे लार्ज कैप में जाना ही है, तो मेरे पास में अगर पॉलीकैब एक बेटर वैल्यूएशन और आगे के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट के साथ में मिल रहा है, तो फिर मैं मतलब KEI या बाकी डील में मैं क्यों ज़्यादा इंटरेस्ट लूँ। डायनामिक का भी ठीक है, 47% का करेक्शन है, 20-25% की ग्रोथ कंसिस्टेंट रहती है कंपनी की। डायनामिक का मेन प्रॉब्लम हुआ था लास्ट क्वार्टर में ऑर्डर बुक का, तो इनकी मैनेजमेंट का कहना था कि मानसून की वजह से कुछ ऑर्डर्स हम एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, कुछ नए ऑर्डर्स इनको मिले नहीं। तो अब कल रिजल्ट इनका इंटरेस्टिंग रहेगा कि किस तरीके के नंबर्स की रिपोर्ट करते हैं। लेकिन वैल्यूएशन वाइज आप देखो तो वही 15-16 का PE है, और बिजनेस ग्रोथ 20-25%, ROE भी 20 में है आपका। तो डायनेमिक की भी डील ठीक ठाक लगती है। एक इसमें बस वो पैरामाउंट जो है, वो एक तरीके से वो पूरे टैरिफ वाले सिनेरियो में फंस चुका है। मतलब इंडस्ट्री में टेलविंड्स हैं, लेकिन पैरामाउंट उसका बेनिफिट नहीं उठा पा रहा, वो बिजनेस बहुत ज़्यादा प्रेशर में है। हालांकि उनका US में जो ऑर्डर था उसका बहुत बड़ा पार्ट वो कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन अभी भी करंट ऑर्डर बुक में उनका काफ़ी पार्ट जो है वो US की तरफ है। और फिर देखना पड़ेगा कि डोमेस्टिक में जो डिमांड है उसकी तरफ कंपनी कब अपनी कैपेसिटी को लेकर के आती है। बाकी अगर आप ये टैरिफ वाला देखोगे, ये नियर टर्म में लगता नहीं है कि रिजॉल्व होगा, तो उसके स्टॉक पे प्रेशर रहेगा। मतलब पैरामाउंट के लिए नियर टर्म इतना अच्छा नहीं है, वहाँ पर आपके पास में बेटर ऑप्शंस हैं।
देन ईएमएस स्पेस में इस बार डिक्सन के जब रिजल्ट आएंगे, मतलब आई थिंक अगले एक हफ्ते के अंदर उनका रिजल्ट आने वाला है, तो ट्राई करेंगे उसको मतलब डिस्कस करने का, रिजल्ट कौन कौन, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। क्योंकि ईएमएस में वैसे तो काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं, लेकिन एक आपका डिक्सन, दूसरा आपका एम्बर एंटरप्राइज। ये दोनों ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने काफ़ी टाइम से, अगर आप देखोगे ना इनका ट्रैक रिकॉर्ड, तो कंसिस्टेंटली ग्रोथ तो चलो बाकियों का भी है, कैश फ्लो में इन्होंने बहुत अच्छा किया है। मतलब इनका कैश फ्लो कन्वर्जन आप देखोगे सबसे हेल्दी रहा है बाकी सारे ईएमएस प्लेयर्स से। केन्स का तो चलो अभी पिछले 1 सवा साल से प्रॉब्लम और बढ़ गया है, लेकिन डिक्सन हो गया, एम्बर एंटरप्राइज हो गया, इन दोनों चीज मतलब इन दोनों मैट्रिक पे इन्होंने काफ़ी अच्छा किया है। अभी करेक्शन आप देखो डिक्सन में लगभग आई थिंक 44-45% के आसपास का है, और बेस इनका बढ़ चुका है, लेकिन स्टिल मतलब अंडर पेनिट्रेशन बहुत है, स्कोप काफ़ी अच्छा है, और 30-35-40% से ये बिजनेस बहुत आराम से ग्रो कर सकता है आने वाले टाइम के अंदर। तो वहाँ पे आप देखो तो डिक्सन ये 44% के करेक्शन के बाद में एक ठीक ठाक बेट हो सकता है। केन्स आपका अगेन अभी हमने कुछ टाइम पहले डिस्कस किया था, 56% का करेक्शन है इसके हाई से, अगर हम इसको कंपेयर करें। पर मेन पॉइंट वही है जो हमने वहाँ पे कवर किया था कि मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि Q4 के एंड तक, यानी FY26 के एंड तक हमारा जो वर्किंग कैपिटल का प्रॉब्लम है, रिसीवेबल का प्रॉब्लम है, उसको हम काफ़ी हद तक रिजॉल्व कर लेंगे, और फिर धीरे धीरे हमारा कैश फ्लो इंप्रूव करेगा। तो केन्स में मतलब रिस्क रिवॉर्ड यहाँ से काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन पॉइंट वही है कि मुझे यहाँ पे भी ना अप्रोच अपना, अगर मेरे को बेट करना ही है, मेरे को प्ले करना ही है, तो थोड़ा सा स्टैगर्ड अप्रोच मेरा यहाँ पे होना चाहिए। बाकी इनके भी रिजल्ट जल्दी आने वाले, तो उसमें कौन कॉल में हमको और क्लैरिटी मिलेगा। फिर ईएमएस में ही आपके आते हैं ये ईपैक ड्यूरेबल, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट और एम्बर एंटरप्राइज वगैरह। एम्बर के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, सिर्फ उनका वो एसी बिजनेस का सीजन खराब गया है, इसलिए प्रॉफिट में ज़्यादा प्रेशर है। लेकिन एम्बर का क्या है कि करेक्शन के बाद भी 35% स्टॉक करेक्ट हुआ है, लेकिन वैल्यूशन अभी भी महंगा लगता है, आई थिंक 80-90 के आसपास का पी है। ईपैक ड्यूरेबल का रिजल्ट आ चुका है, आई थिंक Q1Q लेवल पे आप देखोगे नंबर्स ठीक लगते हैं, लेकिन कमेंट्री अभी भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, और स्टॉक का वैल्यूशन अगर आप देखोगे तो पी काफ़ी हाई लगता है स्टॉक का। हालांकि मैनेजमेंट का मतलब आगे का आउटलुक जरूर है कि नॉन एसी बिजनेस जो है उसको हम बढ़ाएंगे, 40-45% नॉन एसी बिजनेस हो जाएगा, 55-60% हमारा रूम एसी का बिजनेस हो जाएगा अगले 2-3 साल के अंदर। ग्रोथ गाइडेंस भी एक तरीके से इनका 30 से 35% का है। बट जो स्टॉक का वैल्यूशन है करंट लेवल पे, प्लस जो इंडस्ट्री में इन्वेंट्री लेवल की जो सिचुएशन बनी हुई है, वहाँ पे जो थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटी है, उसको देख करके वेट एंड वॉच यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा बेटर लगता है। सेम पीजे इलेक्ट्रोप्लास्ट का भी है, हाई से अगर आप देखोगे तो 49-50% स्टॉक करेक्ट हो चुका है दिसंबर में। हालांकि इनकी मैनेजमेंट की कमेंट्री भी अच्छी थी कि जो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे Q3 में इन्वेंट्री हमारी निकलेगी, वो बिल्कुल ट्रैक पे लग रहा है। बट रिजल्ट, कॉन कॉल और मैनेजमेंट अभी क्या सिचुएशन देता है ये इंडस्ट्री के इन्वेंट्री के ऊपर, उस पर थोड़ा सा हमको क्लैरिटी चाहिए। और साथ में वैल्यूशन भी ऐसा नहीं कि बहुत अट्रैक्टिव कुछ वैल्यूशन हो स्टॉक का, तो उस पर यहाँ पे भी वेट एंड वॉच जो है वो ज़्यादा बेटर है। नेक्स्ट आपका प्रीफैब इंडस्ट्री है, पीईबी इंडस्ट्री। सो उसमें हमने अभी ईपैक प्रीफैब को डिस्कस किया था। अब ये चीज़ बिल्कुल है कि कंपनी ने गाइडेंस को घटाया है, मैनेजमेंट ने। पहले 30-35% का ग्रोथ गाइडेंस था, अब एक तरीके से वो बोल रहे हैं कि 20% के आसपास हम ग्रो कर सकते हैं। बट साथ में हमको ये भी देखना है कि स्टॉक का वैल्यूशन आधा हो गया है, 45-46 का पी होता था, अब ये 22-23 के आसपास का पी है। तो एक तो एज एन इन्वेस्टर मुझे ये समझना है कि मेरा जो थीसिस था या मेरा जो डील था ईपैक को देखने का, वो आज के बेसिस पे होना चाहिए, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे। 30-35% के ऊपर मैं उसको अज्यूम नहीं कर सकता। सो अभी के बेसिस पे अगर आप देखोगे तो कंपनी एक तो कैपेसिटी भी ऐड कर रही है, 134,000 से सीधे 220,000 मैट्रिक टन की कैपेसिटी हो जाएगी कंपनी की नेक्स्ट ईयर के एंड तक, यानी इंटराग के धीरे धीरे आसपास ये पहुंच रहे हैं। तो कैपेसिटी इतना एग्रेसिवली ये बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब डिमांड को लेकर के तो मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है। और 20% एक इन्होंने, आप ऐसा बोल सकते हो कि थोड़ा सा एक कॉन्टेक्स्ट में बोला कि इंडस्ट्री अगर 10-11% से ग्रो करती है तो हम 20% के आसपास हम ग्रो कर सकते हैं। बट न्यू कैपेसिटी आपके पास में आएगी, इंडस्ट्री की डिमांड एक्सपेक्टेड है 10-12% से ग्रो होगा, तो ईपैक बहुत आराम से 20 से 25% के रेट से ग्रो कर सकता है। और उसमें ये जो करंट वैल्यूशन है स्टॉक का, हालांकि ये ऐसा नहीं है कि रिजल्ट आने के बाद ये स्टॉक इतना ज़्यादा टूटा है, पहले ही 30% का करेक्शन ऑलरेडी आ चुका था स्टॉक के अंदर, रिजल्ट के बाद 15-20% और ज़्यादा फॉल हमको देखने को मिला है। तो अभी अगर आप देखोगे जो पी है और जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं, न्यू कैपेसिटी कंपनी लेकर के आ रही है, उसके अकॉर्डिंग डील इतनी खराब नहीं लगती है ईपैक प्रीफैब की। हाँ, मतलब जो हमने पहले भी डिस्कस किया कि मुझे पर्सनली इंटराग थोड़ा सा ज़्यादा बेटर लगता है इस पूरे स्पेस के अंदर, क्योंकि जिस तरीके की उनकी कंसिस्टेंसी है, मैनेजमेंट काफ़ी कंजर्वेटिव है, ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है कंपनी का, क्लाइंट बेस अगर आप देखोगे 80-85% उनको रिपीट ऑर्डर्स आते हैं, प्लस जितने भी आपके कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स होते हैं वहाँ पे इंटराग एक तरीके से मार्केट लीडर है। गुजरात में अब जाके उनको फैक्ट्री डाल रहे हैं, वहाँ पे कंपनी पहले से ही नंबर 1 प्लेयर है। तो ये सारी चीज़ों के बेसिस पे इंटराग मुझे पहले से ही थोड़ा सा ज़्यादा बेटर लगा है। लेकिन ईपैक प्रीफैब का भी अगर आप ओवरऑल डील देखोगे तो ठीक ठाक लगता है। इंटराग का भी रिजल्ट अभी आया नहीं है, रिजल्ट आई थिंक इनका फरवरी के फर्स्ट वीक में आएगा, तो उसको भी डिस्कस कर लेंगे। 29% का करेक्शन उसके स्टॉक के अंदर भी है, और वो मैनेजमेंट भी बहुत आराम से अपने गाइडेंस को बीट कर सकती है।
फिर हॉस्पिटल में आपका यथार्थ रिजल्ट अभी आया नहीं है। हमने Q2 के कॉन कॉल के बाद डिस्कस किया था यथार्थ को कि उनका वो जो वैल्यूएशन रीरेटिंग वाला जो प्ले था ना, वो काफ़ी हद तक मतलब प्ले आउट हो चुका है। 50 के आसपास का पी था उनका। अभी आप देखोगे तो आई थिंक 35-36 का पी है, और करेक्शन कितना हो चुका है स्टॉक में 34% का, अगर हम हाई से कंपेयर करें। तो आज के टाइम पे यथार्थ में वापस से वो डील आ जाती है, वैल्यूएशन रीरेटिंग प्लस अच्छे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, क्योंकि इनकी जो नए हॉस्पिटल्स हैं 3-4, इनमें तो रेवेन्यू, मार्जिन, प्रॉफिट, इन सब में कंट्रीब्यूशन अभी बढ़ेगा इन सारे हॉस्पिटल्स के अंदर। ऑक्यूपेंसी अभी इंप्रूव होगी। मार्जिन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो वर्स्ट था यथार्थ का, वो Q2 जा चुका है। तो आज अगर आप कंपेयर करोगे यथार्थ को बाकी प्लेयर से, तो वापस से वो वैल्यूएशन रीरेटिंग का भी प्ले लगता है, प्लस ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स कंपनी के अच्छे हैं ही। बाकी अभी कौन कॉल होगा उसको डिस्कस करेंगे। इसी में जीना सीखो भी सेम उसी कैटेगरी के अंदर आता है। इनका हालांकि स्टॉक इतना ज़्यादा गिरा भी नहीं है, 18-20% के आसपास का करेक्शन है। तो 200 करोड़ के आसपास का पैट ये कंपनी बहुत आराम से कर सकती है। यथार्थ का भी फुल ईयर का पैट आई थिंक 170-180 करोड़ बन रहा है, जो थोड़ा सा हमने कंजर्वेटिव व्यू लिया था। तो जीना सीखो का भी अगर आप फॉरवर्ड पी देखोगे तो वही 40s के रेंज में आता है। फिर नेक्स्ट ईयर आपका जो OTC बिजनेस है वो भी इनके रेवेन्यू में ऐड हो जाएगा। प्लस कंपनी बेड एक्सपेंशन कर रही है 30 से 35% का अगले मीडियम टर्म के अंदर। तो बहुत आराम से 40-50% के रेट पे वो ये बिजनेस भी ग्रो कर सकता है, और इसका भी आप फॉरवर्ड पी, पैग रेशियो वगैरह देखोगे तो काफ़ी ठीक लगता है। फिर आपका ये पंप वाले दो स्टॉक्स आते हैं, शक्ति पंप, ओसवाल पंप। अब इनमें क्या हुआ है, करेक्शन तो बहुत हुआ है। शक्ति पंप आप देखो 40% गिर गया है, ओसवाल पंप 55% करेक्ट हो चुका है। पी दोनों का मिड टीन हाई टीन के आसपास है। फॉरवर्ड पी भी अगर हम देखें तो मतलब 14-15 के आसपास का बनता है। लेकिन एक चीज़ क्या हो रही है, आप जितने भी जो ब्रोकरेजेस है ना, उनकी अगर आप रिपोर्ट देखोगे तो हर एक ब्रोकरेज जो है वो ग्रोथ को लेकर के तो श्योर है कि दोनों बिजनेसेस 20-25-30% से ग्रो कर सकते हैं नियर टू मीडियम टर्म में। लेकिन मार्जिन्स में भी हर एक इंडस्ट्री रिपोर्ट आप देखोगे तो यही दिखा रही है कि इनके मार्जिन आगे चल के नीचे की तरफ जाएंगे, क्योंकि कंपटीशन इंटेंसिटी काफ़ी बढ़ गई है। मतलब महाराष्ट्र में जो लोकल प्लेयर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं, इस इंडस्ट्री के जो बाकी प्लेयर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इसमें एग्रेसिव हो गए हैं। तो प्राइसिंग यहाँ पे नीचे की तरफ जा रही है, मार्जिन्स कंपनी के इंपैक्ट हो रहे हैं। इन दोनों कंपनीज़ के मार्जिन्स अगर आप पिछले कुछ क्वार्टर के देखोगे भी, तो भी वो भी नीचे की तरफ हमको जाते हुए दिखे हैं। तो मार्जिन का प्रॉब्लम है यहाँ पे, यानी कि मैं अर्निंग ग्रोथ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकता इन दोनों स्टॉक से। हाँ, मतलब जो करेक्शन हो चुका है वहाँ से रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा फेवरेबल जरूर लग रहा है, लेकिन साथ में मैं अगर अपने पर्सपेक्टिव से देखूँ तो एक तो मुझे वर्किंग कैपिटल का भी प्रॉब्लम इसमें देखना पड़ता है, फिर बीच में कभी कभी कॉम्पिटिशन इंटेंसिटी बढ़ती है, मार्जिन का भी प्रेशर है। तो ये सारी थोड़े बहुत पेन एरियाज़ हैं इन दोनों बिजनेसेस के साथ में, उसको देख करके हमको चलना है। हालांकि अगर PM कुसुम 2 जो है वो टाइम पे आ जाती है, और अभी जो इनका वैल्यूएशन है उसके अकॉर्डिंग मतलब यहाँ से आप देखोगे तो रिस्क रिवॉर्ड ठीक लगता है। लेकिन फिर ये कुछ हेडेक्स भी हैं, जो बीच बीच में इनका पैसा काफ़ी लंबे टाइम के लिए स्टक हो जाता है गवर्नमेंट के साथ में, वो भी हमको देखना पड़ेगा। उसके बाद आपका लॉजिस्टिक में तो एक वही ब्लैक बक ही है। करेक्शन काफ़ी ज़्यादा हो चुका है उसमें भी 28-30% का। ब्लैक बक का अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद नियर टर्म में थोड़ा प्रेशर रहे, जो हमने Q2 में भी डिस्कस किया था, क्योंकि वो सुपर लोड वाले बिजनेस पे काफ़ी इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन ऐसे अगर आप देखोगे तो कंपनी अच्छा कर रही है, मतलब जो उनका बिजनेस मॉडल है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अभी भी आप देखो कितने सारे उनके ट्रकर्स हैं जो एक ही प्रोडक्ट यूज़ करते हैं मेनली। तो पर ट्रकर आपका प्रोडक्ट पेनिट्रेशन बढ़ेगा तो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू पे जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। फिर उसके ऊपर से सुपर लोड वाला बिजनेस जिसका इनिशियल रिस्पॉन्स अच्छा है, उसमें काफ़ी बड़ा स्कोप है आगे चल के। तो मॉडल बहुत अच्छा है इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। वैल्यूएशन का थोड़ा सा कंसर्न जरूर है, लेकिन ये जो अभी करेक्शन हुआ है 28-30% के आसपास, तो वहाँ पे मैं स्टैगर्ड अप्रोच जरूर यहाँ पे फॉलो कर सकता हूँ इसके स्टॉक को लेकर के। बाकी इसके बाद आप लास्टली देखोगे तो टिप्स म्यूजिक, उसका Q3 का रिजल्ट अच्छा था, रेवेन्यू ग्रोथ 20-22% था, प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी अच्छा था। प्रॉफिट ग्रोथ का गाइडेंस भी इन्होंने बढ़ाया, आई थिंक 28-30% के आसपास का पैट ग्रोथ ये देख रहे हैं, क्योंकि जो स्पेंडिंग इन्होंने पहले एक्सपेक्ट करी थी इस साल ये करने वाले थे, अब उसको ये नेक्स्ट ईयर मतलब एक बड़ा प्रोजेक्ट इनका नेक्स्ट ईयर शिफ्ट हो गया है। प्लस अगले साल कंपनी की जो कंटेंट स्पेंडिंग है वो वैसे भी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। 2-3 बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स है, एक इम्तियाज़ अली के साथ में है, एक AR रहमान के साथ में है। तो अगले साल ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिलेगा, मैनेजमेंट बोल रहा है 20-22% का पैट ग्रोथ, 20-22% का रेवेन्यू ग्रोथ। रेवेन्यू ग्रोथ इन्होंने मीडियम टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एक थोड़ी सी अच्छी कमेंट्री दी है कि जैसे आपका ये फ्रीमियम से प्रीमियम मॉडल चल रहा है, मतलब सब्सक्रिप्शन मॉडल की तरफ पूरी इंडस्ट्री शिफ्ट हो रही है, अभी बहुत इनिशियल स्टेज में है। तो अगले 4 साल में ना कुछ ऐसे क्वार्टर्स आएंगे जहां पे आपको हमारा ग्रोथ 40-50% भी देखने को मिल सकता है। ये एक इन्होंने पॉजिटिव कमेंट्री दिया है, बट ओवरऑल मतलब 20% का इनका ग्रोथ का गाइडेंस है। तो टिप्स म्यूजिक भी अगर आप देखोगे तो 30% के आसपास स्टॉक करेक्ट हो चुका है, डिविडेंड यील्ड अच्छा है स्टॉक का, बायबैक भी करती है मैनेजमेंट बीच बीच में, रिटर्न रेशियोज तो सुपर स्ट्रॉन्ग है। तो मतलब ये जो आप देखते हो पूरा मीडिया एंटरटेनमेंट का जो मेन थीम है सब्सक्रिप्शन मॉडल वाला, जहाँ पे स्पॉटिफाई को देखो आप कितना एग्रेसिवली उसको पुश कर रहा है, पूरी
पूरी इंडस्ट्री उसकी तरफ शिफ्ट हो रही है, इवन यूट्यूब पे भी आप देखोगे। तो उस थीम को अगर मुझे प्ले करना है उस पॉइंट ऑफ व्यू से टिप्स का ये जो करेक्शन है वो ठीक लगता है, और आगे गाइडेंस वगैरह भी मैनेजमेंट का ठीक ठाक है। फिर आपका वेदांता लर्निंग, जिसको हमने लास्ट क्वार्टर डिस्कस किया था, तो इनका बेसिकली वो एक्सचेंज की तरफ से तो अप्रूवल आ गया है। जो मर्जर हो रहा है एक बिजनेस का, डी मर्जर होना है जो जेके शाह क्लासेस है, उसका एक्सचेंज की तरफ से अप्रूवल आ गया है। सेबी की तरफ से अप्रूवल अभी पेंडिंग है, रिजल्ट वगैरह अभी आया नहीं है। स्टॉक हालांकि 24% करेक्ट हुआ है, बट आई बिलीव कि रिजल्ट कॉन कॉल का इसमें हमको वेट कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर उसमें कुछ डिले होता है बीच में तो वो मतलब मार्केट जो वेट कर रहा है वैल्यू अनलॉकिंग का, तो माइट भी उतना जल्दी हमको रिवॉर्ड देखने को ना मिले। तो ये भी थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाला प्ले है। फिर आपका लास्ट आता है यात्रा ऑनलाइन। यात्रा ऑनलाइन लास्ट मंथ हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, कंपनी का क्या मोट है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है, कैसे मॉडल इन्होंने चेंज किया। अभी ये 29% करेक्ट हो चुका है स्टॉक हाई से, अगर आप देखोगे। प्लस इनकी मैनेजमेंट ने कुछ टाइम पहले कमेंट्री दिया है कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट टू इबिट्टा कन्वर्जन जो है ना, उसको हम 50% और इंप्रूव करने को देख रहे हैं। कहने का मतलब क्या है कि आज अगर 100 रुपये के ग्रॉस प्रॉफिट पे मैं 10 रुपये का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बनाता हूँ, यानी कि मेरे बीच के ऑपरेशन एक्सपेंसेस थोड़े से ज़्यादा हैं, इस 10 रुपये को मैं आगे 15 रुपीज़ करने को देख रहा हूँ। तो पर रेवेन्यू मेरा प्रॉफिट काफ़ी हाई रेट से ग्रो करेगा, क्योंकि वही मेन इनका वो मोट होता है प्लेटफॉर्म बिजनेसेस का। तो इनमें आपको रेवेन्यू ग्रोथ नहीं दिखेगा 40, 50, 60% का, लेकिन 20-25% के रेवेन्यू ग्रोथ पे कंपनी इंक्रीमेंटल प्रॉफिट जो बनाएगी उसका स्कोप बहुत तगड़ा है। और वैसे भी आप ये ट्रैवल इंडस्ट्री का जो H2 देखोगे, ये Q3, Q4, इवन Q1 भी FY27 का, वो बहुत अच्छे रहने का एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप इस बार इंडिया में है। तो जितने भी होटल, बड़े बड़े होटल्स हैं, ITC होटल का आप रिजल्ट देखो कितना अच्छा आया। तो सारे होटल कंपनी जो हैं वो बहुत अच्छा मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रही है, और यात्रा ऑनलाइन ऑफकोर्स मतलब उसका एक की बेनिफिशियरी रहेगा ये स्टॉक। और अब तो करेक्शन भी हो गया स्टॉक के अंदर। तो ये ओवरऑल डिस्कशन था इन सारे स्टॉक्स के ऊपर। काफ़ी लंबा डिस्कशन हो गया एक्चुअली। प्लान इनिशियली वो 35-40 बिजनेसेस के ऊपर था, जिसमें से 25-30 के रिजल्ट आ चुके थे, और कुछ 5-10 जो जिनको लेकर के मार्केट में कंसर्न थोड़ा ज़्यादा था। बट फिर डिस्कशन स्टार्ट हुआ तो फ्लो में सारे बिजनेस हमने डिस्कस कर लिए। अब इनके रिजल्ट आएंगे, उसको हम कवर करते रहेंगे। बाकी आपके जो डाउट्स हैं शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।